एपिसोड 181 सुबह का वक्त। रुद्र तो अन्या के उठने के पहले ही जा चुका था, पर अन्या को उसकी खुशबू, उसके एहसास अब भी खुद के करीब महसूस हो रहे थे। वो जानती थी कि रुद्र उसके पास ही था रात भर, जिससे सोच दिल में खुशी के साथ एक अफसोस था कि ये रात अन्या के लिए शायद पल भर का था। इसलिए वो खुद को संभाल एक बार अपने पेट पे हाथ फेर उठ जाती है। नीचे आते ही उसके चेहरे की स्माइल कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि वो एरिया उसके जाने के बाद सुनना था आज फिर से हाल चाल हो रही थी। आज सब डाइनिंग एरिया में बैठ नाश्ता कर रहे थे, जहां शौर्य, रेहान, अभय और दिग्विजय जी थे। अभय और शौर्य भी अन्य के आने की खबर सुन काफी खुश थे और इन पालों में जीने आ गए थे। तविश अपने पढ़ाई के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर गया था, इसलिए वो वहां नहीं था। और रही बात रुद्र और आकाश जी की, तो अन्या जानती थी कि अब आगे उससे क्या करना है। वो मुस्कुराते हुए सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठते हैं तो दिग्विजय जी की डॉक्टर उनके चेकअप लिए आते हैं। उनका चेकअप होने के बाद डॉक्टर अन्य को कुछ फॉलोअप देते हुए उसे बताते हैं अब वो बिल्कुल ठीक है, जिससे जन अन्या को एक तसल्ली होती है। डॉक्टर के जानने के बाद सब वहीं बैठे होते हैं कि रेहान की नज़र सामने पड़ते ही वो हैरान रह जाता है और अपनी जगह से उठता हुआ कहता है, भाई। रेहान की आवाज़ सुन सब सामने देखते तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रुद्र अपनी बाहों में दिव्यंका को लिए खड़ा था। दिव्यांका के सिर, हाथ पाँव में पट्टियां बंधी थी और साथ ही हाथों में कॉक बैंडेज भी। वो रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल काफी बेचारों वाली शकल लिए उससे लिपटी थी। रुद्र जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ता है कि दिग्विजय जी की हवा को चीर देने वाली गुजाती पड़ती है, वही रुक जाओ, एक कदम भी आगे लेने की जरूरत नहीं है इस लड़की के साथ। रुद्र दिग्विजय जी तरफ देखता है तो गुस्से में काफी ज्यादा तिलमिलाए हुए होते हैं। रुद्र उन्हें देख काफी शांत लहजे में कहता है, दादाजी मेरी बात सुनने। दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वैसे रुद्र और अपने घर के आगे ढाल बने खड़े हुए गुस्से से कहते हैं, रुद्र शायद अब तुम्हारी नज़रों में इस दिग्विजय राय चौहान की बातों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। मैंने कहा था कि मैं मारते दम तक इस लड़की को इस घर के दहलीज को पार करने नहीं दूंगा, और आज तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे बाहों में लेकर यहाँ खड़े हो। इतना बोल दिग्विजय जी काफी गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि आज रुद्र उनकी बात को यूं काट उनका निरादर कर रहा था। वो अपना मुंह रुद्र से फेर कहते हैं, अगर तुमने इस लड़की का हाथ थामने का सोच ही रखा है तो तुम भी उसके साथ यहाँ से जा सकते हो। इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र खामोशी से सुन एक बार अपनी आंखें बांध कर गहरी सांस लेता है, फिर अपने कदम घर के अंदर लेता है, जिससे दिग्विजय जी के साथ बाकी सब वहां हैरान रह जाते हैं। दिग्विजय जी कुछ कहते उससे पहले रुद्र काफी शांत लहजे में कहता है, दादाजी मैं आपकी बात कभी टालना नहीं चाहता था, पर वक्त और हालत के आगे मैं मजबूर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ। और रही बात दिव्यंका की, तो वो यही रहेगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। क्यों और कैसे का जवाब इस वक्त मैं आपको से नहीं सकता, इसलिए आप मुझे माफ करें। इतना बोल रुद्र दिव्यंका को लिए नीचे बने गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां से जाते वक्त उसकी एक नज़र अन्या से मिलती है, जो उससे बिना किसी भाव के देखती है। तो वही दिव्यंका एक विनिंग स्माइल लिए छोड़ नजरों के साथ अन्या और बाकी सबको देख रही थी, जो अन्या से छुपी नहीं थी। रुद्र दिव्यंका को लिए अंदर तो चला जाता है, पर वही दिग्विजय की उसके इस कदम से खुद के कदमों से लड़खा जाते हैं, जिससे देख रेहान और अभय संभाल लेता है। वो जैसे खुद के होश में नहीं थे, इसलिए वो दोनों उन्हें उनके कमरे में ले जाते हैं। वही अन्या ये सारा तमाशा देख वही खामोश खड़ी रहती है। उसके दिमाग में जैसे कुछ चल रहा था। तभी उसका फोन बजाता है, जिससे देख अन्या के चेहरे पर छोटी पर न दिखने वाली स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अपना फोन लिए कमरे में जाती है और थोड़ी देर बात करते हुए कुछ सोचने लगती है। वही रुद्र दिव्यंका को कमरे में छोड़ वहां से चला जाता है, तो दिव्यंका अपने पैर पे काफी आराम से खड़ी होते हुए एक मुस्कान लिए कहती है, ओह गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था ये रुद्र राय चौहान मेरी बातों में, मेरे जाल में ऐसे फंस जाएगा। मैंने सच में इमोशन में बहता इंसान आज तक नहीं देखा। फिर कमरे में आसपास घूमते हुए अपनी बाहें फैलाकर खुशी से झूमते हुए कहती है, ओह गॉड, यहाँ की हवाओं में भी सौहार्द और रुतबा झलकता है। अपने सिर पर चपत लगती है, जिसे उसके सिर पर बंधे पटिया में थोड़ा दर्द होता है। वो हल्की कराह पर खुशी से कहती है, आह, मेरा ही दिमाग खराब था कि मैं ये सब छोड़ उस 2 इंसान के लिए भाग गई थी। पर कोई नहीं, धीरे धीरे ही सही, पर अब सब मेरा होगा। अन्या को याद कर अपनी मुठिया कशते हुए कहती है, वैसे अन्या बेबी, क्या कहा था कि तुम जब चाहो ये सब हासिल कर सकती।
ये तुम्हारा ख्वाब है अन्य बेबी, जो अब मेरे चलो के नीचे दबकर मर जाएगा। बहुत उड़ रही थी ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी उड़ान को काटना मुझे अच्छे से आता है। लेट्स वॉच। वही अन्या किसी से फ़ोन पे बात कर जल्दबाजी में कहीं जाने के लिए निकल रही थी और साथ ही अपने पस में कुछ चेक करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सीढ़ियों के पास आते ही अचानक उसका पाँव फिसल जाता है, जिससे देख अन्या जैसे घबरा सी जाती है और खुद को संभलने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को बढ़ती है, पर वो संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों पे गिरने को होती है कि तभी कोई पीछे से आकर एक झटके में उसका हाथ थम उससे खींचता हुआ उसकी कमर पकड़ लेता है और उससे साइड में खींचता है, जिससे अन्या संभाल तो जाती है लेकिन अभी अभी अनहोनी का सोच उसका पूरा शरीर कौपसा गया। वो जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखती है, अपने बच्चे को सबसे पहले सही सलामत महसूस करती है। तो वही अन्या को यूं घबराया हुआ सके रुद्र जो अभी अभी अन्या को बचाया था, वो उससे चेक करता हुआ पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ध्यान कहाँ था तुम्हारा वाइफी, तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो? अन्या जो इस वक्त काफी ज्यादा डर से सेहामी हुई थी, वो झट से रुद्र के सीने से लग सुबकने लगती है और साथ डर से कौपने भी, क्योंकि अभी वो अनहोनी होने को थी। उसमें अन्या अपने बच्चे को एक बार फिर जैसे खोने की कगार में खड़ी थी, क्योंकि साथ ही वो डर भी उजागर हो गया जब उसने अपना पहले बच्चा इसी तरह खोया था, सीढ़ियों से गिरकर जब दिव्यंका ने उससे धक्का दे दिया था। उस वक्त अन्या ने खुद को बचने के लिए इसी तरह हाथ बढ़ाया था, पर किसी ने नहीं थमा था। आज रुद्र को अपने पास पाकर अन्या बता नहीं सकती वो कैसे महसूस कर रही थी। वो रोते हुए रुद्र काफी काशकर पकड़ी हुई थी। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा डर होता है अपने बच्चे को खोने का, और जब वो ही माँ इस डर को एक बार महसूस कर लेती है तो ये डर सिर्फ डर बल्कि उसकी सांस के थामने की वजह जैसा बन जाता है। रुद्र अन्या को यूं देख उसके सिर को सहलते हुए उससे कंसोल करते हुए कहता है, वाइफी सब ठीक है, तुम ठीक हो, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, शुश, सब ठीक है। रुद्र की बात सुन अन्या रुद्र से थोड़ा अलग होते हुए अपनी नजरें नीचे कर रोते हुए कहती है, नहीं रुद्र, कुछ ठीक नहीं है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैं सब खो देती अभी सब, तब क्या करती मैं? इतना बोलते बोलते अन्या का गला रूंध सा गया। वो बस ना में अपना सिर हिलाया रोए जा रही थी, जिससे देख रुद्र को काफी अजीब सा लग रहा था। उससे ऐसा लग रहा था कि अन्या कुछ तो ऐसा कह रही है जो उसके समझ नहीं पा रहा था। अन्या के आंसू उसके आंसू तो नहीं लग रहे थे, तो ऐसा क्या था जो अन्या को उससे भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था? उसने तो तब भी ये दर्द, ये आंसू, ये घबराहट नहीं देखी थी जब उसने अन्या से सवाल किया था या उसे तालिका के पेपर्स दिए थे। ये सब रुद्र को जैसे सोचने पे मजबूर कर रहा था। वो अन्या के चेहरे को थम उसके आंसू को पोंछते हुए उससे थोड़ा ऊपर करते हुए कहता है, तुम मुझे कुछ छुपा रही हो? क्या बात है? ये आंसू उस अनहोनी के हादसे के लिए नहीं बल्कि किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे मुझे। बात क्या है, बताओ मुझे। अन्या रुद्र के ऐसे पूछने पर उसकी आंखों में बस देखने लगती है और अपनी घबरे आंखों में डर लिए रुद्र से सुबकते हुए कहती है, वो रुद्र, वो मैं, वो बक। अन्या इतना ही कहती कि अचानक उसका फोन बजाता है और जैसे वो अपने सेंस में आती है और रुद्र को अपनी दबदबी निगाहों से देखती है। कुछ शक और बेसब्री से उससे देख रहा था। अन्या जो रियलाइज होता है कि वो अपने डर में इतना डर गई थी, अभी रुद्र को सब बता ही देती है। वो खुद को देखती है, वो अब भी उसकी बाहों में ही थी, इसलिए वो एक झटके में उससे दूर हट खुद को संभलती है और अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, थैंक यू एंड सॉरी। इतना बोल अन्या जाने ही वाली होती है कि ये देख रुद्र उसका हाथ पीछे से थाम फिक्र से कहता है, तुम ठीक हो? अन्या उसके ये पूछने पर जैसे कमजोर सी पड़ने लगती है। उसका दिल करता है सब कुछ छोड़ रुद्र के सीने से लग सब कह दे, पर यह आसान थोड़ी था। इसलिए अन्या खुद को संभले बिना उसकी तरफ मुड़े वैसे ही रूखे लहजे में कहती है, शायद आपने ये पूछने का हक 2 महीने पहले छोड़ दिया था, तो बेहतर होगा मेरी जगह आप उसकी फिक्र करें जिससे आप अपने साथ लाए हैं। इतना बोल अन्या वैसे अपना हाथ छट वहां से चली जाती है, तो रुद्र अपनी आंखों में दर्द और तकलीफ दिए बस उससे ताकते रह जाता है। अन्या जी बातें, उसका रूखा पान उसे तकलीफ तो देता था, लेकिन रुद्र ने इसे ही अपनी सजा के रूप में कबूल कर लिया था और शायद अब इसी सजा में उसने अपनी जिंदगी जो कटनी थी। वही दूसरी तरफ एक कैफे में अन्या खामोश सी बैठी बस अपनी कॉफी में खोए हुए चम्मच घुमा रही थी और उसके सामने बैठा आयुष बस एकटक उससे देख रहा था। काफी देर यूं ही खामोशी में बीतने के बाद आयुष अन्या के हाथ से उसकी कॉफी ले साइड करता हुआ कहता है, इससे बच दो मैडम, कब से चम्मच घुमा रही हो, अब क्या इससे दूध और कॉफी को अलग करने का इरादा है? अन्या उसकी बात सुन एक छोटी मुस्कान से उससे देख अपना सिर वापस नीचे कर लेती है, तो आयुष मुंह बनते हुए कहता है, यार यूं खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा, आगे क्या करना ये बोलो।
तुम कब तक शांत रहने वाली हो? एपिसोड 182। अन्या उसकी बात सुन एक नज़र उससे देख लंबी सांस लिए कहती है, जब तक मुझे अपने सवालों के साथ वो हासिल नहीं हो जाता जिसका मुझे इंतजार है। बस इंतजार, थोड़ा सा और इंतजार। फिर कुछ सोच छोटी मुस्कान के साथ, क्योंकि जो मजा हलक आने वाले को छीनने में वो मजा ऐसे बैठे बैठाए नहीं आने वाला। मैं दिव्यंका को उस जाल में पूरी तरह फंसता हुआ देखने चाहती हूँ जिससे वो अपनी जीत की माला समझ गले लगा रही है। हम दोनों को पता है दिव्यंका इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगी, इसलिए हमें उससे एक मौका नहीं देना है। और अभी तो मुझे अपने अधूरे सवालों के जवाब भी नहीं मिले तो। आयुष ये सुन मुंह बनते हुए कहता है, तो तू सबसे बड़ी पागल है। तू डायरेक्ट जाकर उससे सवाल कर लेना उससे। और रही बात तेरी कम अकाल पति की, तो जितना दिमाग वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता उसका 0.00 भी अपने रिश्ते में करता, तो अभी तुम दोनों साथ होते खुश होते। उसके जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम जैसी बीवी को छोड़ उस दिव्यंका के चलो में फंस रहा है, वो न बदीमत। आयुष अपने धुन में बोले ही जा रहा था कि तभी अन्या पानी का ग्लास उठाए उसके मुंह पे फेंक देती है, जिससे आयुष दिल मिला सा जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए झलाते हुए कहता है, पागल हो गई है क्या तू? ये क्या कर दिया? अन्या उसकी तरफ देख बेपरवाही से ग्लास दिखाते हुए कहती है, भौंकते हुए मिमरे को शांत कर रही थी। इतना बोल अन्या उससे टिश्यू पेपर पास करती है तो आयुष गुस्से में उससे घूरता हुआ टिश्यू पेपर लिए खुद को सूखता है और खुद में बरबरते हुए कहता है, पागल, मियाँ बीवी दोनों पागल है यहाँ। एक को घुटकर मरना और एक को चुप रहकर पूरा गीला कर दिया। अन्या उसकी बरबराहट सुन ग्लास उसके सामने रखते हुए जग से दोबारा पानी भरते हुए कहती है, ग्लास दोबारा भरा जा सकता? ये देख आयुष जल्दी में नमे सिर हिलाते हुए उसके आगे हाथ जोड़ता है तो अन्या काफी शांति लहजे में कहती है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे रुद्र को कुछ कह। हमारे बीच जो भी है वो हमारे बीच है। उसने शिकायत करने का, रूठने का, सवाल पूछने का, भला बुरा कहने का हक सिर्फ मुझे है और कोई उन्हें कुछ कहे मुझे पसंद नहीं। इतना बोल अन्या खामोश हो जाती है। आयुष मुस्कुराते उससे देख शरारत से कहता है, इतना प्यार कभी मुझसे तो नहीं किया। अन्या अपनी खाली निगाहें लिए उसे देख अपनी आईब्रो उचकाकर कहती है, प्यार वो था क्या हमारे बीच? आयुष अन्या को देख मुस्कुराते हुए थोड़ा करीब आए कहता है, मेरे साइड से तो था। अन्या उसकी बात सुन उससे काफी अजीब नजरों से घूरती है, फिर मुंह बनते हुए कहती है, जो किसी और को किस करते हुए भूल गए थे तुम। ये सुन आयुष मुंह सिकोड़ कहता है, तुम्हारे पति का क्या ख्याल है? अन्या ये सुन दोबारा ग्लास उसके मुंह पे उड़ेल देती है, जिससे आयुष दोबारा हड़बड़ा जाता है। बेचारे को बैठे बैठे गंगा के दर्शन से हो रहे थे। वो अन्या को घूरता हुआ है तो अन्या उसकी आंखों में आंखें डाल विश्वास से कहती है, ये बात तुम्हें मुझे बेहतर पता है आयुष। मेरा विश्वास रुद्र से कभी नहीं हटा था। फिर सामने देख थोड़े दर्द में कहती है, बस तकलीफ मुझे इस बात की उन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं कहा और न मेरी सुनी, सीधा फैसल सुनना दिया और एक पल में अपनी जिंदगी से निकल फेंका। क्या रिश्ते में सिर्फ वो थे, मैं नहीं थी? मेरा कोई वजूद नहीं था। बहुत सिखाते हैं मुझसे उनसे, पर नफरत नहीं। मुझे तो अब तक ये भी समझ आ रहा है, रुद्र खामोश क्यों है? वो किस बात पे घुट रहे हैं? जब मैं उन पे विश्वास कर सकती हूँ तो उन्होंने खुद पे क्यों नहीं किया? ये सुन आयुष खामोश सा हो गया। वो अन्या को तकलीफ में देख अपना हाथ उसके हाथ पे रख कहता है, वजह का तो पता नहीं यार, पर एक बात जरूर बोलूँगा कि जो करना होगा सोच समझ कर और थोड़ा संभल कर करना होगा, क्योंकि अगर दिव्यंका को जरा सी भी भनक लग गई तो वो और सताकर हो जाएगी और शायद तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दे। अन्या उसकी बात सुन आयुष की तरफ देख टेढ़ी मुस्कान से कहती है, और तुम्हें क्या लगता है उनसे ऐसा नहीं किया होगा? वो जानती है कि उसकी चाह और राह में मैं सबसे बड़ी रुकावट हूँ मैं, और मुझे रास्ता से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जिसके लिए वो आज सुबह सीढ़ियों से। ये बोलते हुए अन्या को वो बात याद आती है जब अन्या डर डर में रुद्र को सब बांटने वाली थी उनके बच्चे के बारे में, पर जब उसका ध्यान फोन बजने से भटका तो उससे दिव्यानिक का अक्स शो पे लगे छोटे से मिरर में दिखा गया, जिसके बाद वो खुद को संभाल बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। कोष्टक, और कल किसी को मेरे पीछे भेजने से इस बात की खबर अन्या को दिव्यंका के रूम से गुजारते वक्त उसकी बात सुनकर लगा, जहां वो किसको रुद्र के सामने उससे नुकसान पहुंचे से रोक रही थी। कोशिश की, पर क्योंकि रुद्र कहीं ना कहीं मेरे साथ थे जिसकी वजह से वो हर बार नाकाम हो गई। वो रुद्र के सामने मुझे हट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें शक हो गया तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे सबक सिखाने में। ये सुन आयुष कुछ हैरानी और गुस्से में अपना सिर पकड़ के बोलता है, यार ये छिपकली तो सच में काफ़ी जहरीली है।
तुझे जल्द से जल्द उससे अच्छा सबक सिखाना होगा, उससे पहले खुद को सेफ करना होगा, क्योंकि अगर तुमने उससे मात दी तो वो तिलमिलाए बिल्ली सबसे पहले तुम्हें पंजा मारेगी। अन्या उसकी बात सुन गहरी सांस लिए कहती है, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे कब कैसे और क्या करना है। इतना बोल अन्या जैसे मन में कुछ सोचकर निश्चय करती है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी सोफे पे बैठे रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रेहान भी उनके साथ ही था। तभी रुद्र घर आता है और अपने सामने दादाजी को इस तरह देख ही काह भरता है, क्योंकि वो जानता था कि दिग्विजय उसके सामने अपने सवालों की छड़ी लिए जो बैठे हैं, वो इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेंगे, जिसकी हिम्मत अभी रुद्र में नहीं थी। इसलिए वो उन्हें अनदेखा किए जाने लगता है तो दिग्विजय जी उससे देख अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, रुद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन रुद्र बिना मुड़े बेपरवाही से कहता है, दादाजी मैंने कहा ना मैं आपको जवाब दे दूंगा, पर अभी नहीं। सॉरी, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। इतना बोल रुद्र जानने लगता है तो दिग्विजय मायूसी भरी आवाज में कहते हैं, अन्या वापस जा चुकी है। ये सुन रुद्र के जाते हुए कदम जम से जाते हैं। अन्या की जानी खबर से उसके दिल में तेज दर्द सा होने लगा। उससे ऐसा लगा रहा था जैसे उसके हटे कटे शरीर में जान ही बची। पर फिर भी वो खुद को कमजोर न दिखाते हुए दिग्विजय जी की तरफ देख कहता है, आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं दादाजी। रेहान रुद्र का ऐसा लहजा सुन अपनी जगह से खड़ा होता हुआ अजीब नजरों से उसे देख कहता है, सीरियसली भाई ये आप कह रहे हो? मुझे तो अब सच में लगने लगा है कि आपका दिल नहीं पत्थर बन चुका है। जिस भाभी को खुद से एक पल दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, आप आज उनके जाने पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप इतने कब से बदल गए भाई, कब से? ये सुन रुद्र एक पल खामोश सा कहता है, रेहान हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं काफी थक चुका हूँ। इतना बोल रुद्र जानने लगता है तो रेहान उसके सामने आता हुआ उसका रास्ता रोक कहता है, बात करने के लिए अब कुछ बचा कहाँ भाई? जिस घर में सुकून मिला करता था अब वहाँ सिर्फ घुटन सी होने लगी है। सिर्फ घुटन। जी करता है डैड की तरह मैं भी सब छोड़ के चला जाऊं। इतना बोल रेहान अपना मुंह फेर लेता है तो रुद्र खामोश सा हो जाता है। तभी दिग्विजय जी आगे आते हुए शांति से कहते हैं, अन्या के जाने की वजह तुम सुबह ही अपने बाहों में लिए इस घर आए हो, पर उससे खोने की वजह तुम्हारी बेवकूफ़ी है, जिसका अंदाजा तुम्हें अब नहीं तो बहुत जल्द जरूर होगा। खैर तुम्हें आज समझने आया हूँ रुद्र, क्योंकि तुम उतने बड़े और कामविल बन चुके हो कि अपने दादाजी की बात की काट सको, इसलिए मैं तुम्हें बस कुछ अधूरी बात कहने आया हूँ। ये सुन रुद्र कंफ्यूज सा उन्हें देखता है कि तभी रेहान की नज़र सामने पड़ती है, जिससे देख वो हैरत और खुशी के मिले जुले भाव से चीखता हुआ कहता है, डैड। रेहान के चीखने पहले सबकी निगाहें उस पर से होते हुए सामने जाती है जहां आकाश जी मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। रेहान उन्हें वहां देख हैरान था, क्योंकि उनमें से किसको नहीं लगा था कि आकाश जी उन बहस के बाद कभी वापस लौटेंगे। रेहान भागता हुआ आकाश जी के गले लग जाता है, जिससे देख आकाश जी मुस्कुराते हुए उसके गले लग कहते हैं, कैसे हो रेहान? रेहान कुछ इमोशनल सा उनके गले लग कहता है, डैड मैं बता नहीं सकता आपको देख मुझे कितनी खुशी हुई है। सच में हम अकेले हो गए थे आपके जाने के बाद। आकाश जी ये सुन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, उसके बाद आगे बढ़ दिग्विजय जी के पैर छूते हैं तो दिग्विजय जी उन्हें देख इमोशनल हुए उन्हें सीधा गले से लगा लेते हैं। वही रुद्र भी अपने पिता को देख थोड़ा भावुक सा तो हो गया था, क्योंकि उससे भी कभी नहीं लगा था कि कभी वो वापस उन्हें देख पाएगा। उसका भी मन कर रहा था कि वो जाए और उनके गले लग जाए, पर वो जानता था उसकी आखिरी मुलाकात की खटक इतनी आसानी से थोड़ी जानी है। वो बस उन्हें देखता है तो आकाश जी दिग्विजय जी से मिल अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और उसके सामने खड़े होते हुए अपनी बाहें खोल मुस्कुरा कर कहते हैं, अपने पिता के गले नहीं लगाओगे रुद्र? रुद्र तो बस शौक ही रह जाता है, उससे समझ नहीं आता कि जो उनसे सुन और देख क्या वो सच। आकाश जी इतना सब होने के बाद भी उससे गले लगना चाहते हैं। रुद्र की शकल ऐसे सोचता देख आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ खुद उसके गले लगे कहते हैं, अरे भाई इतना क्या सोच रहे हो अपने पिता से गले लगने के लिए? आओ। रुद्र अकेला हारना नहीं था, बल्कि वहां दिग्विजय जी और रेहान का भी कुछ रुद्र जैसा हाल था। रेहान कंफ्यूज सा उन्हें गले लगे देख धीरे से कहता है, डैड क्या आपने भाई को इतनी आसानी से माफ कर दिया? आप उनसे गुस्सा नहीं है? रेहान की बात सुन आकाश जी रुद्र से अलग होते हुए रुद्र के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, गुस्सा? गुस्सा तो मैं था, क्योंकि इसने गलती ही ऐसी की, पर जब मेरे कानों में खुशियों से भरी खबर पहुंची तो मेरा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। ये सुन सब कंफ्यूज सा उन्हें देखते हैं तो रेहान आगे बढ़ पूछता है, खुशी की खबर वो क्या है डैड? आकाश सबकी शकल देख खुशी से भर कहते हैं, अरे मैं दादा बनने वाला हूँ। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं।
दिग्विजय जी आचार्य से पूछते हैं, क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है। फिर खुद में सोच उम्मीद लिए कहते हैं, कही अन्या। आकाश जी उनकी उम्मीद की दिशा कही और जाते देखने में सिर हिलाए कहते हैं, अरे नहीं डैड, अन्या नहीं, दिव्यन वो रुद्र के बच्चे की माँ बनने वाली है। डैड मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। एक पिता बनने से ज्यादा खुशी तो मुझे दादा बनने पे हो रही है, जैसे मेरे कदम हवा में हो। ओह डैड ये खुशी सच में अलग है, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल आकाश जी दोबारा रुद्र को गले लगा लेते हैं। तो सभी उनकी बात सुन एक शौकन स्टेज पे चले जाते हैं। तो वही रुद्र भी काफी हैरान था कि ये खबर आकाश जी को कैसे हुई, और हुई तो भी वो इतनी अश्मी से सब भुला कर उससे माफ करके उससे बधाई दे रहे हैं। उन्हें फर्क तक नहीं पड़ रहा है कि रुद्र के बच्चे की माँ कौन है। दिग्विजय अचानक ही गुस्से में चीखती हुए कहता है, आकाश ये क्या मजाक है, कहीं तुम पागल नहीं हो गए हो। आकाश मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए कहते हैं, नहीं डैड ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। और पागल तो सही में डैड, ये खुशी पाकर मैं पागल जरूर हो गया हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। सब काफी जायद हैरान थे, और सबसे जायद आकाश के बिहेव को देख। दिग्विजय जी रुद्र को देख अपनी घबराए नजरों से कहते हैं, रुद्र क्या ये सच है, क्या आकाश कह रहा वो सच है। रुद्र दिग्विजय जी का सवाल सुन जैसे खामोश सा हो जाता है, उसके आस शब्द नहीं थे। दिग्विजय जी उसकी आंखों में देख समझ जाते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। एक एक सब तो चले जाते हैं, पर वही कोन में छुपकर ये सारी बातें सुन दिव्यांका जैसे खुद में एक सोच लिए रह जाती है। एपिसोड 183, रुद्र का कमरा। रुद्र तेजी से अपने कमरे में आता है और झट से दरवाजा बंद कर उससे लग जमीन पे धाम सा गिर जाता है और अपनी हताश नजरों से अपने इस वीरान कमरे में को देखता है, जहां कभी अन्य की खुशबू, उसकी चूड़ियों की खनक और उसके होठों की रौनक हुआ करती थी। बाहर से दिखने वाला सकत आदमी अंदर से कितना बिखरा हुआ है ये बात दुनिया को भनक ही नहीं। वो अपना फोन निकलता है जिसके स्क्रीन पे अन्या की फोटो थी, जो आज की मुलाकात की अन्या की, जहां वो आयुष के साथ थी और काफी खुश लग रही थी। दोनों किसी बात पे हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र को उस फोटो देख एक टीस सी अपने दिल में उठती है, जैसे हजारों सुइयां उसके दिल में एक साथ कोई चुभ रहा था। वो अपनी आंखें काश कर मिच वही बेख्याली में बैठा रहा था। दिव्यांका अपने कमरे में आते ही अपना सिर पर हाथ रख अभी अभी जो उसने सुना उसके बारे में सोच में पड़ जाती है। वो अपने सिर पर हाथ मसलते हुए कहती है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सब इतना आसान है। ये मेरी डियर सिस्टर इतनी आसानी से मैदान छोड़ के भाग गई या कुछ और ही बात है। हमारी पिछली मुलाकात और बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से हार मान सकती है। तो फिर ये क्या हो रहा है। यही सब सोच दिव्यांका अपना फोन उठती है और किसी का नंबर डायल करती है। उधर कुछ ही रिंग में फोन उठने की आवाज आती है। दिव्यांका मुस्कुराकर कहती है, हेलो डैड, कैसे हैं आप। उधर से शैलेश राठी की हंसते हुए आवाज आती है, बस अपनी बेटी की जीत का जश्न मानने का इंतजार कर रहा हूँ। दिव्यांका अपने बालों को अदाहों से झट मिरर में खुद को निहारते हुए कहती है, तो यूँ समझ ले डैड आपका इंतजार अब खत्म होने का वक्त आ गया है। शैलेश जी ये सुन असमंजस में कहते हैं, क्या मतलब। दिव्यांका, मतलब ये डैड, मैं चौहान मेंशन में आपको बेटी अपने कदम रख चुकी हूँ और बहुत जल्द उस रुतबे और शान की मालकिन भी बन जाऊंगी। ये सुन शैलेश राठी कुछ हैरानी और खुशी के मिले झूले भाव में कहते हैं, क्या। दिव्यांका उनकी खुशी का अंदाजा लगाते हुए कातिल मुस्कान लिए कहती है, यस डैड, और आपको पता है। मेरे कदम रखते ही अन्या मुंह छुपाए मैदान छोड़ भाग गई। जो बात मुझे थोड़ी खटक रही है। शैलेश दिव्यांका की बात सुन बेपरवाही से कहते हैं, इसमें खटकने जैसा क्या है बेटा, उससे तुम्हें देख जरूर अपनी औकात का पता चल गया होगा। तो मुंह छुपाए मैदान से भागना ही था। तुम उस छोटी चिटी के बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, मैं कल ही उसके बारे में पता करवाता हूँ और परमानेंटली उससे तुम्हारे रास्ते से हटने का कुछ करता हूँ। ये सुन दिव्यांका जल्दबाजी में उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप भूल रहे हैं उस अन्या की छोटी सी चोट की वजह से उस रुद्र राय चौहान ने आपको जेल भेज क्या हाल किया था। वो दोनों भले ही अलग है अभी, लेकिन जुड़ा नहीं। अगर रुद्र को जरा सा भी उसकी तकलीफ का अंदाजा हुआ तो वो हम तक पहुंचने में जायद देर नहीं लगाएगा। और वैसे भी मैंने भी कोशिश की, ये सोच सब आसान होगा, पर रुद्र तो उसकी ढाल बनने हर वक्त उसके करीब हुआ करता था, जिसकी वजह से मैंने अभी कुछ वक्त के लिए सही पर ये प्लान ड्रॉप कर दिया। और वैसे भी अभी अन्या को मिसेज रुद्र राय चौहान बनते भी तो देखा है। देखना ना उससे मुझे उस नाम के साथ जिस नाम को लिए इतना गुरु करती थी। और आपको पता है
शायद ये नाम हासिल करने का मुझे एक नया तरीका भी मिल गया। ये सुन शैलेश राठी सोचते हुए कहते हैं, हम तरीका? कौन सा नया तरीका? दिव्यंका कातिल और रहम्या मुस्कान के साथ आकाश राय चौहान, रुद्र के डैड। वही दूसरी दिन, आकाश जी के अलावा आज डाइनिंग एरिया में कोई नजर नहीं आता। पूरे घर में जैसे मातम का माहौल हो। दिग्विजय जी तो अपने कमरे से बाहर तक नहीं आए थे कल से, और रेहान घर में घुटन महसूस करने की वजह बाहर जा चुका था। रुद्र, उसकी तो अभी किसी को खबर ही नहीं। आकाश जी ये सब देख एक नाश्ते की प्लेट लिए दिव्यंका के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। दिव्यंका जो खुद आईने में सवार रही थी, जो किसी की आहट सुन जल्दी से बेड पर लेट बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। तभी दरवाजा खटखटाता है, जिससे सुन दिव्यंका अंदर आने का कहती है, पर अगले पल कुछ हैरान सी रह जाती है, क्योंकि आकाश मुस्कुराते हुए खड़े थे। आकाश जी मुस्कुरा कर कहते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा आप? नींद अच्छी तो आई? आकाश जी का इतना वार्म ग्रीट देख दिव्यंका एक पल थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि आकाश जी पहले चौहान थे जिसने दिव्यंका को ऐसे प्यार से ट्रीट किया, वरना बाकी सब तो नफरत में देखा करते थे। दिव्यंका आकाश जी को जानती नहीं थी, न कभी इंटरेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उससे सिवाय वो रुद्र के डैड है उसके अलावा कुछ पता नहीं था। एपिसोड 184। दिव्यंका अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश में मासूमियत से मुस्कुरा कर कहती है, अरे अंकल आप यहाँ। आकाश जी उससे रोकते हुए खुद उसके पास बढ़ कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा आप उठो मत, देखो तो कितनी चोट आई है, ऊपर से इस हाल में तुम्हें तो अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए, तुम आराम से बैठो। दिव्यंका उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए कंफर्टेबल बैठ जाती है। आकाश जी वही पास के चेयर पर बैठा अपने साथ लाए प्लेट के साथ नौकरों के रख जाने वाली ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम नाश्ता करने हमारे साथ नहीं आ सकती थी ना? तो देखो मैंने नाश्ता खुद तुम्हारे लिए ले आया हूँ। ये डिश खास तौर में मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, तुम्हारा जो मन करे खा लेना। ओके। दिव्यंका तो बस एकटक उन्हें देख रही थी। उससे सच में समझ नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही है वो सच है या सपना। जिससे सोच से कुचाया हुए आकाश जी से पूछती है, अंकल एक बात पूछूं? आकाश जी पलटे रखते हुए टेबल पर काफी पोलाइट लहजे में कहते हैं, अरे बेटा पूछो, आप इतना हिचावो मत। दिव्यंका कुछ शक भरी निगाहें लिए कहती है, अंकल आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अपनी आंखों को थोड़ा मटकते हुए, बाकी सारे लोग तो मुझे देखना तक नहीं पसंद करते हैं। फिर अपनी निगाहें नीचे किए काफी उदासी के लहजे में कहती है, सबको लगता है कि मैं अन्या की जगह लेना चाहती हूँ। अन्या और मिस्टर चौहान की दूरियों की वजह मैं हूँ। ये सुन आकाश जी कुछ सोचने वाले अंदाज में गहरी सांस लिए कहते हैं, बेटा सच कहूँ तो मुझे भी पहले यही लगा कि ये सब तुमने जानबूझ कर रही हो, और मैं भी औरों की तरह तुमसे नाराज था। पर जब मुझे इस आने वाली खुशी के बारे में पता चला तो मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हो गया। मैं कब से चाहता था कि मैं रुद्र के बच्चे का मुंह देखूं, जो आगे चल के इस चौहान खानदान का वारिस बनने। आकाश जी के आखिर लाइन सुन दिव्यंका की आंखों में चमक आ जाता है। वो अपना इमोशनल कार्ड खेलते हुए कुछ सोच कहती है, वारिस? पर अंकल ये कैसे संभव है? ये बच्चा आपके खानदान का वारिस कैसे बन सकता है? मैं मिस्टर चौहान तो नहीं? आकाश अपनी आईब्रो चढ़ते हुए कहते हैं, अरे क्यों नहीं बन सकता? रुद्र इस घर का बड़ा बेटा है और इस खानदान का वारिस तो कायदे से उसका बच्चा ही इस खानदान का वारिस होगा। क्यों सही कहा न, इस होने वाले बच्चे का बाप रुद्र ही है न। आकाश जी ने आखिर शब्द पे कुछ इस तरह जोड़ दिया कि जैसे वो उसके अंदर झांक ये बात की सच्चाई जाना चाहते थे। जिसे देख दिव्यंका एक पल को शौक हुए उन्हें देखती है, फिर खुद को संभाल कहती है, ऑफ कोर्स अंकल, अगर आपको शक है तो आप डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। आकाश के उड़े हुए रंग देख हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बेटे के फैसले पर भरोसा है। ये बात सुन दिव्यंका चैन की सांस अपने चेहरे पे मुस्कान लिए उन्हें देखती हुई अपना सिर हिला देती है। आकाश जी खाने की तरफ इशारा किए कहते हैं, अच्छा बातें तो अब होते रहेगी, तुम एक काम करो नाश्ता कर लो। इतना बोल वो जाने के लिए उठते हैं कि दिव्यंका उन्हें रोक आंखों में आंसू लिए कहती है, अंकल थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझे औरों की तरह जज नहीं करने के लिए। फिर अपने पेट कर हाथ रख काफी उदास हुए कहती है, और मेरे बच्चे को इतना बड़ा नाम देने के लिए। पर अंकल हमें कोई रुताब और पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस सोसाइटी में अपने बच्चे की पहचान चाहिए ताकि बड़े होकर कोई इससे नाजायज़ न कहे। इससे जायज़ कुछ नहीं, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं अन्या से इस बारे में खुद बात करना चाहती थी, पर वो मुझे कुछ कहने से पहले ही गलत समझ चुकी है, जिसके बाद उसने न जाने क्या क्या दादाजी से कहा कि वो मेरे बच्चे अपनाने तो दूर मेरे बच्चे को देखना भी नहीं चाहेंगे। इतना बोल दिव्यंका रोने लगती है।
तो आकाश जी उसे शांत करवाते हुए भरोसे से कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पोते को इस खानदान में वो नाम और रुतबा जरूर मिलेगा जिस पे उसका हक है। आखिर वो हमारे खानदान का चिराग है। तुम चिंता मत करो, मैं पापा और रुद्र दोनों से इस बारे में बात करूंगा। तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। आकाश जी दिव्यंका को समझाकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें जाने के बाद दिव्यंका अपने झूठे आंसू साफ कर कहती है, ओह माय गॉड, सीरियसली ये चौहान परिवार के मर्द इतने बेवकूफ होते हैं कि 2 बूंद झूठे आंसू में किसी के जाल में फंस जाए। वैसे ये बूढ़ा उस बड़े बड़े से तो ज्यादा काम का है। पता नहीं उस बड़े बूढ़े को किस बात की मिर्ची है कि मुझे देखते ही खुले सान की तरह भड़क जाता है। एक पाँव कब्र में लटकाए पर फिर रोग तो ऐसा दिखता जैसे मुझे जिंदा मार देगा। एक बार मुझे इस घर की मालकिन बनने दो, सबसे पहले इस बड़े बूढ़े की अकल ठिकाने लगाओगी। इतना बोलते बोलते उसका ध्यान अपने पेट पे जाता है, जिससे देखो एक डेविल स्माइल लिए उसी छूते हुए कहती है, वैसे तुम भी बड़े काम के हो। मेरी यहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी तुमसे ही शुरू हुई थी और आगे भी तुम ही होगे मेरे इस घर में परमानेंट सेटल होने की ढाल। बस एक बार मैं आराम से यहाँ सेटल हो गई तब दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कुछ दिन यूं बीत जाते हैं और इस बीते दिनों में दिव्यंका काफ़ी जायद खुश थी, क्योंकि उससे अपना मकसद जो कामयाब होते दिख रहा था। इन बीच दिव्यंका आकाश जी के माइंड सेट करने का बराबर काम कर चुकी थी और साथ ही उसने अन्या के बारे में पता कर लिया था, जो काफ़ी शांत थी। उसकी तरफ से कोई खतरे का संकेत न मिलने पे दिव्यंका अब सुकून के पालों में जी रही थी। उससे ऐसा लग रहा था अब उसकी जिंदगी काफ़ी आसान होने वाली है। वही दिग्विजय जी ने जैसे बोलना ही बंद कर दिया था सबसे, क्योंकि आकाश जी उसकी सुन तक नहीं रहे थे। एक शाम आकाश की किसी तैयारियों में लगे थे कि तभी उनका ध्यान घर आते रुद्र पे जाता है, जिससे देख वो उससे टोकते हुए कहते हैं, रुद्र रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुन रुद्र बिना रुके जाते हुए कदमों में थके लहजे में कहता है, अभी नहीं डैड, मैं बिजी हूँ। आकाश उसके बढ़ते हुए तेज कदमों को एक ऊंचे स्वर में कहते हैं, रुद्र मैंने तुम्हारी और दिव्यंका की कल सगाई करने का फैसला किया है। ये सुन रुद्र के जाते हुए कदम अचानक ही हवा में अटक जाते हैं। वो हैरानी से उन्हें देख कहता है, व्हाट। आकाश उसके एक्सप्रेशन उसके पास आते हैं काफ़ी सीरियस टोन में कहते हैं, हाँ मैंने उसके पेरेंट्स से बात कर ली और वो कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम कल हो सके ऑफिस मत जाना और सारा काम अमन को समझा देना, वो देख लेगा और तुम हम सब के साथ वक्त बिताना। ओके। रुद्र तो उनका ऐलान सुन जैसे शौक ही रह जाता है। आकाश जी अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रुद्र भी तेज कदमों से उनके पीछे जाता है और उनके कमरे का दरवाजा जोर से खोलते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं डैड। आकाश जी को जैसे उन्हें आने का पहले से ही पता था। वो बिना किसी हैरानी के उसे देख काफी आराम से कहते हैं, मैं क्या कर रही का क्या मतलब है, आराम करने आया हूँ कमरे में। और क्या, तुम भी जाओ आराम करो, कल बहुत सारी तैयारी करनी है। ये सुन रुद्र गुस्से में भर आगे बढ़ता है और बिल्कुल आकाश जी आंखों में देख कहता है, मैं कोई सगाई नहीं करने वाला कल। आकाश जी असमंजस में कहते हैं, लेकिन क्यों, क्या प्रॉब्लम है। रुद्र उनके ऐसे रिएक्शन को देख आचार्य से कहता है, ये सवाल आप पूछ रहे हैं डैड। आप। फिर अपना सिर पकड़ कहता है, मुझे समझ नहीं आता आपको हो क्या गया। आप मुझसे सवाल करने की जगह, नाराज होने की जगह, मेरी गलती पे डांटने की जगह मुझे नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं, लेकिन क्यों। रुद्र के ऐसे कहने पर आकाश जी अपने दोनों आईब्रो उचकते हुए कहते हैं, ओह तो तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर सोचने वाले अंदाज में अपने छीन पे एक उंगली से टैप करते हुए कहते हैं, पर गलती मानना और उससे रियलाइज करना बेटा, इसमें काफ़ी फ़र्क है और अब तक तुमने उस फ़र्क का फासला तय किया नहीं है, जिस बात का मुझे अफसोस है। रुद्र आकाश जी की बात सुन उन्हें खामोशी से देखने लगता है, उन्हीं बातों में छुपे मतलब को समझने की कोशिश करता है। आकाश जी अपनी बात कहकर जाने लगते हैं तो रुद्र एक गहरी सांस लिए कहता है, डैड मुझे पता है आपके लौटने की वजह बच्चा नहीं बल्कि अन्य है। ये सुन आकाश रुककर उसकी तरफ देखते हैं तो रुद्र भी उनकी आंखों में देख कहता है, वो जाने से पहले आपसे मिली थी ना डैड, है ना। आकाश रुद्र का सवाल सुन काफी सांदीजिगी से जवाब देते हैं, हाँ मिली थी मुझसे। क्यों, एक बेटी आपने पिता मिलने नहीं आ सकती, उस पे भी कोई पाबंदी है। रिश्ता तुमसे टूटा है बेटा, हम सब से थोड़ी ना। रुद्र ये सुन टपका से कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा डैड, मैं तो बस ये कह रहा हूँ ये सगाई। आकाश जी उसकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं, ये सगाई तो होकर रहेगी। रुद्र उनकी जिद देख झलाते हुए कहता है, बट डैड ये लाइफ मेरी है तो डिसीजन भी मेरा होना चाहिए, आप ऐसे फैसला नहीं सकते।
आकाश जी एक छोटी हंस के साथ सीरियस हुए कहते हैं, पर दी गई मेरी है और मैं फैसला ले लिया है। और बेटा, आज तुम्हें बड़ा फर्क पड़ रहा है अपनी जिंदगी के फैसले दूसरे के लेने पे। तुम भी तो यही करते हो, दूसरों की जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, आज अपने पे आई तो तकलीफ हो रही है। आकाश जी की बात सुन रुद्र स्तब्ध हुए, सब उन्हें देख रहा था। कहीं ना कहीं उसका दिल जान चुका था कि आकाश जी किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। वो अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, डैड, मैंने जो किया सामने वाली की खुशी के लिए किया। ये सुन आकाश हंसते हुए कहता है, और ये फैसला भी तुमने खुद किया होगा। एक बार फिर सामने वाले की राय जानने की कोशिश नहीं की होगी। इतना बोल वो कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हैं और रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल उसके कंधे को थपथपते हुए कहते हैं, वैसे बेटा, गलती भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुमने हमेशा से खुद में रहना जो सीखा है। अगर तुम्हारी माँ होती ना आज जिंदा तो तुम्हारे कान में डोर कर ये बात समझती। रुद्र उनकी बात सुन उनकी ओर देखता है तो आकाश उससे वैसे ही लिए आगे बढ़ते हैं और कौशल्या जी की फोटो के पास खड़े होकर उनकी ओर प्यार से देखते हुए कहते हैं, मेरी एक बात जरूर याद रखना रुद्र, रिश्ता ना अकेले का नहीं बल्कि दो लोगों का साथ से बनता है। और अगर जुड़ने के लिए दो लोगों की जरूर होती है तो टूटने के लिए भी। और अगर हम किसी और की जिंदगी का फैसला ये समझ खुद करते हैं तो हम सही है, पर वो सही नहीं बल्कि गलत और सेल्फिश कहलाते हैं। क्या पता है हम किसको जिंदगी की खुशी देने के चाह में उसके लिए जिंदगी भर का गम ही चूज कर लेते हैं। रुद्र भी अपनी माँ की फोटो देख उनकी बात गौर से सुन रहा था। अब उसके दिल में भी हलचल होने लगी थी, क्योंकि उन भी यही किया था। उन्हें एक बार फिर अन्य को खुद को समझने का मौका नहीं दिया, बस फैसल सुनना दिया, सुनी सुनाई देखी दिखाई बातों पे। क्या पता जो दिखा जो सुनना वो अधूरा पन्ने की दस्ता हो। यही सब सोच तो रहा था, पर अपने मन में आए उलझन को झुठला नहीं पा रहा था। वो भरी मन लिए कहता है, डैड, शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि मैं जिस दल में फंसा हूँ वहां मैं किसको खुशी नहीं दे सकता। ये सुन आकाश जी उसकी तरार देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने ये फैसल फिर से खुद कर लिया रुद्र, और क्या पता कोई तुम्हारे लिए उस दल में भी अपना हाथ बढ़ाए खड़ा हो, तुम्हें उन खुशियों तक ले जाने के लिए। इतना बोल आकाश जी उसके कंधे पर हाथ रख विश्वास से कहते हैं, रुद्र, जरूरी नहीं हर बार आंखों देखा हाल सच हो, क्या पता उस सच्चाई के पीछे भी अनकहे पन्ने छुपे हो, जिसे ढूंढा तो हमें ही है। फिर आगे बढ़ उससे गले लगा कर कहते हैं, और मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो बहुत जल्द ढूंढ ही लेगा। इतना बोल आकाश उससे अलग होते हैं और एक नज़र उससे देख वहां से चले जाते हैं। रुद्र को उनकी आंखों का विश्वास खुद के अंदर एक हिम्मत सा दे रहा था। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और प्यार से उन्हें छूता हुआ काफी देर वहां कुछ सोचने लगता है। आकाश जी की बातें उन्हें कहीं न कहीं हिट कर रही थी, जैसे कुछ छुपा है जो उसे अब तक नहीं समझा है। ये सब सोच रुद्र सीधा अपने कदम तेजी से स्टडी के रूम की तरफ बढ़ा देता है। वही दिव्यंका तो अपनी सगाई का सुन जैसे फूले नहीं सामा रही थी। वो सोच सोच कर उछल रही थी कि अब बहुत जल्द वो ये सारे पैसों की मालकिन होगी, ये रुतबा सौहारत सब उसका होगा। उसने न जाने कितने सारे ख्वाब सजा लिए थे अपने आने वाली नई जिंदगी के लिए। एपिसोड 185। वही दूसरी सुबह, अन्या के पेरेंट्स का घर। केवेंद्र जी अपने घर के सोफे के आसपास अपना चश्मा ढूंढ रहे थे कि तभी उनके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ती है, क्या ढूंढ रहे हो केवेंद्र, अपने खोए हुए अरमान या खोई हुई इज्जत। केवेंद्र इस आवाज को पहचान जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं तो उनका यकीन सही साबित होता है। दरवाजे पे शैलेश राठी और उनकी पति सुजाता राठी खड़े थे। शैलेश एक घमंड भरी मुस्कान लिए अंदर बढ़ते हैं तो केवेंद्र जी भी मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, आप यहाँ आए, अंदर आए, बैठे। शैलेश राठी और सुजाता जी सोफे पर बैठते हैं तो केवेंद्र जी उन्हें देख काफी संजीदगी से कहते हैं, कैसे है भाई साहब आप। केवेंद्र जी इतना ही कहते हैं कि शैलेश राठी अकड़ते हुए कहते हैं, कैसा होना है केवेंद्र। बहुत दिनों से एक काली नजरों की काफी गहरी घाटा छाई थी जो अब हट चुकी है, तो अब सब अच्छा ही होना है। इतना बोल शैलेश राठी बाहर की तरफ आवाज लगते हैं, अरे लाओ अंदर ले आओ सामान। उनके इतना बोलते ही बाहर से ड्राइवर के साथ एक नौकर काफी सारे गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, फल सब लिए अंदर आते हैं और केवेंद्र के सामने टेबल पर रख वहां से चले जाते हैं। केवेंद्र जी ये सब हैरत में कहते हैं, भाई साहब ये सब क्या है। शैलेश राठी अपनी घमंड की मुस्कान को 10 गुना बढ़ते हुए कहते हैं, सौगात है केवेंद्र, मेरी बेटी की खुशियों की सौगात। ये सुन केवेंद्र थोड़े असमंजस में उन्हें देखते हैं तो शैलेश राठी उन तोहफे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वैसे ये सारे तोहफे तो कम है इस खुशी को जाहिर करने के लिए, पर आखिर ये तो सिर्फ सगाई का, शादी में इससे भी बढ़कर होगा। आज मेरी बेटी दिव्यंका और रुद्र की सगाई जो है
आखिर लाइन सुन केवेंद्र जैसे सुन से पड़ जाते हैं। वो बस एक टक उन्हें देख रहे थे, न उसने कहने बन रहा था न बोलने। उसके जेहन में बस अपनी बेटी का वो उदास सा चेहरा आने लगता है। अन्या किसी को जाहिर नहीं करती, पर उसके पिता से कुछ छुपा भी नहीं है। रोज रात को अन्या के सोए हुए चेहरे पर सुखी आंसुओं की लकीरें साफ साफ उसका हाल बयां करने के लिए काफी थी। केवेंद्र इसी सोच में मायूस हुए अपनी नजरें उन तोहफे पे डाले बैठे थे कि शैलेश राठी उन्हें यूं देख मद ही मद मुस्कुरा कर आगे कहते हैं, क्या हुआ केवेंद्र, चुप क्यों हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? आखिर जो हक मेरी बेटी का था उससे वापस वो मिलते देख। केवेंद्र जी उनकी बात सुन अपने मायूसी भरे दिल को अपनी एक जबरदस्ती की मुस्कान में छुपा काफी नर्म भाव से कहते हैं, भाई साहब खुशी क्यों नहीं होगी? बेटी का घर बसे तो सबसे जायद खुशी एक पिता को ही होती है। मैं दिव्यंका के लिए बहुत खुश हूँ। शैलेश राठी केवेंद्र जी को यूं बातों ही बातों में जलील कर काफी मजे ले रहे थे। वो भी उन्हें देख एक तंज भारी मुस्कान लिए कहती है, ये तो अच्छी बात है। वैसे बुरा मत मानना केवेंद्र, पर अन्या की किस्मत में शायद वो सब था ही नहीं, क्योंकि किसी की तकदीर चुरा कर कोई थोड़ी खुश रह सकता है। तुम चिंता मत करना अन्या की, वो भी तो हमारी बेटी जैसी है। हाँ वैसे तलाकशुदा लड़की की जिंदगी आसान थोड़ी होती है इस समाज में, पर मैं हूं ना, मेरी नज़र में बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो अन्या के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक तो मेरी नज़र में वो भी तलाकशुदा है, घर बार भी अच्छा है, पैसों की कमी नहीं है, और बस उसके 3 बच्चे हैं। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? शैलेश राठी की बातें सुन अब केवेंद्र जी अपना सयाम खोते हुए थोड़ी कारक लहजे में कहते हैं, सुकारिया भाई साहब, पर हम अपनी बेटी पे अभी कोई रिश्ते का बोझ नहीं देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी किस्मत खुद तय कर सके। बहुत जी लिया मेरी गुड़िया ने दूसरों के फैसलों पे, पर अब नहीं। और आश करते हैं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। और हाँ रही बात समाज की, तो आप चिंता न करें, उसके पिता आपके जितना काबिल तो नहीं, पर इतना है कि अपनी बेटी का साथ खड़े रह सके और उसकी हिम्मत बने, उससे हौसला दे सके। इतना बोल केवेंद्र जी बेपरवाही से उन्हें देखते हैं तो शैलेश राठी का गुस्सा उनके अंदर भड़कने लगता है, पर आगे कुछ कहते उससे पहले ही सुजाता जी ये देख अपने पति का हाथ पकड़ उनसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का रिक्वेस्ट करती है। शैलेश राठी उन्हें एक नज़र घूर अपना हाथ झटक देते हैं। सुजाता जी अपनी पति का ये बिहेव देख काफी जायद दुखी हो जाती है। उनकी तो हिम्मत ही नहीं थी वो अपनी बहन या केवेंद्र जी से नजरें मिलाया, और खासकर अन्या से, वो ही सबसे जायद उसकी गुनहगार जो थी। आखिर अन्या ने उनकी ही बातों का मान रखने के लिए अपनी जिंदगी यूं तबाह कर ली। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर चुभती है, पर फिर भी अपनी गलती का पछतावा लिए वो घर में नजर डाल काफी नर्म आवाज में कहती है, वैसे सारिका दिखाई नहीं दे रही है, और अन्य वो कहाँ है? सुजाता जी का सवाल सुन केवेंद्र जी थोड़े सकपका जाते हैं। वो दरवाजे पे नजरें फिरा के जल्दबाजी में कहते हैं, वो दोनों पास के मार्केट गए हैं, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा आने में। ये सुन सुजाता जी हामी में अपना सिर हिलाती है, तो केवेंद्र थोड़े घबराहट पे अपने सिर पर हाथ फेरते हैं, क्योंकि अन्या और सारिका जी मार्केट नहीं बल्कि डॉक्टर के पास गए थे, अन्या की चेकअप के लिए, जो अब किसी भी पल आते ही होंगे। और अगर अन्या उनके सामने आ गई तो उन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी अन्य की प्रेगनेंसी को पकड़ने में, क्योंकि अब तो अन्या का बेबी बम भी शो होने लगा। और केवेंद्र जी अपनी बेटी के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहते थे किसी को भी इस बात की खबर हो, खासकर शैलेश राठी को हो, या उनका सामना अन्या से हो। तभी शैलेश राठी अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी घड़ी में टाइम देख कहते हैं, ठीक है केवेंद्र, हम चलते हैं, हमें मुंबई के लिए भी निकलना है। सगाई जो आज है, मैंने तो बस सोचा जाते जाते ये खुशी की खबर तुम्हें देते जाओ, सो चला आया। वैसे अन्या बेटा को हमारा प्यार देना और ये खबर के साथ उसके ये तोहफे भी बोलना दिव्यंका ने खास उससे याद किया है। फिर कुछ सोच तंज से कहते हैं, कहने को तो हम तुम्हें भी चलने को कहते, पर अच्छा नहीं लगता कि तुम अपनी एक बेटी के टूटे ससुराल में दूसरी बेटी की सगाई पे आओ, इसलिए सगाई में नहीं पर शादी में तुम जरूर आन, मैं कार भेजवा दूंगा। शैलेश राठी की बात सुन केवेंद्र उन्हें कुछ न कहने ही बेहतर समझते हैं, वो बस हमें सिर हिला देते हैं। तो शैलेश राठी अपनी पत्नी को चलने का इशारा कर आगे बढ़ते हैं। सुजाता जी केवेंद्र जी माफी तो मंगाना चाहती थी, पर शैलेश राठी उनके कुछ कहने से पहले ही उन्हें आवाज देते हैं चलने के लिए, जिससे देख वो मनमसोस के उन्हें साथ चली जाती है। वही दूसरी तरफ अन्या और सारिका जी घर पहुंचते वक्त ही उन्हें केवेंद्र का मैसेज आ गया था, जिससे शैलेश राठी और सुजाता जी के आना का पता चलते ही उन्होंने ऑटो नुक्कड़ पे ही रुका दिया, जिसे देख अन्या सवालिया निगाहों से उन्हें देखती है। तो पहले तो वो कुछ अचंभे में पड़ जाती है कि वो क्या बोले, क्योंकि वो और केवेंद्र जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसकी भनक भी अन्या को लगे।
इसलिए वो आसपास देखती है तो उन्हें वही नूकार पे हो गोलगप्पे दिख जाते हैं, जिससे देख वो मुस्कुराते हुए उस ओर इशारा करते हुए कहती है, लाडो तेरा मन था न गोलगप्पे खाने का, चल आज माँ बेटी साथ में खाते हैं। ये सुन अन्या हैरत में उन्हें देख कहती है, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है, आप मुझे गोलगप्पे के लिए बोल रही हो? कल तक तो मानना करती थी और आज आप खुद ही। सारिका जी ऑटो वाले को पैसे दिए अन्या का हाथ पकड़ उससे ऑटो से नीचे उतरती हुई कहती है, आज तेरी माँ ही कह रही है, चलो खाते हैं। और वैसे भी इन मौकों पे अपना जी नहीं मरते। अपनी माँ की बात सुन अन्या को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए मुस्कुरा कर चल देती है। सारिका जी एक नज़र आसपास देख अन्या को अपना सोल उड़ते हुए अन्या के पेट को ढकती हुई कहती है, इसे और ले, कहीं तुझे ठंड न लग जाए। ये सुन अन्या हंसते हुए कहती है, अरे माँ क्या हो गया है आपको, इतना तो कुछ पहनाया है मुझे, अब ये भी। सारिका उसकी बातें सुन प्यारी भरी डांट लिए कहती है, तो क्या हुआ, वैसे भी इन वक्त पे नज़र लगने में ज़्यादा देर नहीं लगती, कहीं मेरे नाती को नज़र लग गई तो। ये सुन अन्या खिलखिला कर हंसते हुए सारिका को साइड हक किए कहती है, ओह मेरी भोली माँ, आपका बस चले तो अपने नाती की सेफ्टी के लिए मुझे संदूक में बंद कर दो। फिर थोड़ा मुंह बनाकर थोड़े नौटंकी करते हुए कहती है, वैसे आप बदल गई हो, अपनी नाती के प्यार में बेटी को भूल गई हो। अन्या की नौटंकी भरी बातें सुन मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा तो फिर ये गोलगप्पे मैं खुद ही खा लेती हूँ। ये सुन अन्या जल्दी से ना में सिर हिलाए आगे बढ़ जाती है और गोलगप्पे खाने लगती है। दोनों माँ बेटी इस पल को एंजॉय करते हैं। अन्या तीखा खाने की जिद करती तो सारिका जी उससे डांट लगा रही थी। ये सारी हंसी खुशी के मुहाल को शैलेश राठी अपनी गाड़ी से गुजरते हुए देख मुंह बना लेते हैं। तो वही सुजाता जी ये देख खुश होते हुए कहती है, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है अन्य बिटिया को यूं खुश देख। थोड़े मायूसी भरे लहजे में सोच कहती है, मुझे नहीं लगा था कि दिव्यांका के इतना कुछ करने के बाद अन्या इतनी जल्दी संभाल जाएगी। भगवान करे ये खुशी उसके चेहरे पर यूं बरकरार रहे। ये सुन शैलेश राठी नगवरी से कहते हैं, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है, और वैसे भी सारिका और केवेंद्र उससे इससे ज्यादा तो दे भी नहीं सकते। चौहान परिवार की बहू से सीधा मिडिल क्लास घर की बेटी बन गई है, एक बार फिर तो अपनी औकात में जीना तो आना ही चाहिए। जायद खुश होने की जरूरत नहीं, खुश अपनी बेटी के लिए हो, उसने वो हासिल कर लिया है जिसके लिए वो शुरू से हकदार थी। शैलेश राठी की बात सुन सुजाता जी अफसोस में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि अपने पति और बेटी को समझना उनके बस में नहीं था। वो तो बस दुआ कर सकती थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में किसी का संसार उजड़े कर अपना घर बसाना बिल्कुल सही नहीं था। शैलेश राठी नरफत से अन्या को खुश होते देख वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें देर हो रहा था मुंबई के लिए जाने के लिए, वरना वो सच में अन्या की इस खुशी को भी मायत बनने में देर नहीं लगाते। एपिसोड 186। वही दूसरी तरफ चौहान मैंशन में सगाई की तैयारी जोरों शोरों से थी। आकाश जी आगे बढ़ बढ़कर सारी तैयारी खुद देख रहे थे। आकाश जी के अलावा घर के किसी सदस्य को इन फंक्शन में कोई रुचि नहीं थी। दिग्विजय जी की हल्की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने कमरे में ही पूरा दिन बीतते हैं। वही रुद्र कल से खुद को अपने स्टडी रूम में कैद किए बैठा था। उसके जेहन में अब तक आकाश जी की बातें चल रही थी। अपने पिता की आंखों में अपने लिए वो भरोसा देख रुद्र खुद एक बार सोचने पे मजबूर हो गया था। उसके सामने लैपटॉप पे चल रही फुटेज को वो झुठला नहीं पा रहा था। वो ये सब देख एक गहरी सांस लेता हुआ उस वक्त की यादें लिए सोचने लगता है। फ्लैशबैक। रुद्र जब ऑस्ट्रिया गया था अपने काम के लिए, तो अचानक ही उससे वहां जाकर पता था कि मिस्टर व्यास के बच्चे की अचानक ही मौत हो गई, जिसका जन्म अभी कुछ वक्त पहले हुआ था, जिसकी वजह से मिस्टर व्यास के साथ उनके परिवार का काफी बुरा हाल था। इसलिए वो नहीं आ पाए और अपने जगह दिव्यांका को रिकमेंड किया। दिव्यांका का अन लोगों के साथ आना रुद्र को अच्छा तो नहीं था, पर वो प्रोफेशनल होकर बस अपने काम पे ही सिर्फ फोकस करता, और दिव्यांका को देख रुद्र को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसके इरादे गलत है, क्योंकि इस बीच दिव्यांका भी रुद्र से दूरी ही बना रखा था। और सबकी मेहनत रंग लाई और रुद्र का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए काफी बड़ी डिनर पार्टी रखी गई। रुद्र भी इस पार्टी में शामिल हुआ। पार्टी में भी सब बेहतर था। रुद्र ने तो कोई ड्रिंक की और न ऐसा कुछ खाया जिससे उससे कोई खतरा हो। रुद्र के साथ जियान ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि रुद्र को कोई ऐसी वैसी चीज न दे कोई। पर पार्टी के बीच में ही जियान को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसके बाद रुद्र उससे कहीं भेज देता है। और खुद रुद्र जब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक उसके सामने बेहोशी सी छाने लगी, पर वो संभाल पता उससे पहले ही पल भर में वो बेहोश हुए जमीन पर गिर जाता है। रुद्र जहां बेहोश हुआ था, उसी के कुछ कदम की दूरी से दिव्यांका जो वॉशरूम बाहर आ रही थी,
उसकी नज़र पड़ती है। रुद्र को यूं बेहोश देख भागकर उसके पास आती है और उसकी हालत देख परेशान होते हुए उससे उठने की कोशिश करती है, पर अब तक रुद्र पूरी तरह बेहोश था। दिव्यंका आसपास अपनी नज़रें घुमाकर चेक करती है ताकि हेल्प मांग सके किसी से। तभी कुछ पल में रुद्र का एक बॉडीगार्ड आता है उसे ढूंढते हुए, और रुद्र को बेहोश देख कहता है, सर को क्या हुआ, अभी तो ठीक थे। दिव्यंका परेशान सी सूरत बनिया कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी वॉशरूम से निकल रही थी तो मैंने ऐसे बेहोश देखा। तुम मेरी हेल्प करो कमरे में पहुंचने के लिए, और डॉक्टर को भी कॉल कर दो। ये सुन बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिलाए रुद्र को उठता है और दिव्यंका और वो मिलकर उससे कमरे में ले जाते हैं, और कुछ पल में डॉक्टर उससे चेक कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद दिव्यंका बॉडीगार्ड के साथ बाहर आते हुए कहती है, तुम एक काम करो, डॉक्टर ने को मॉर्निंग डोज की बात की, वो ले आओ। वैसे मिस्टर चौहान तो अभी सो रहे हैं, पर तुम डोज लेकर आने के बाद बाहर ही रहना, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। बॉडीगार्ड दिव्यंका की बात सुनने हाँ में सिर हिलता है और वह से चला जाता है। उस बॉडीगार्ड ने जाते जाते जियान को भी इन्फॉर्म करना चाहा पर उसका कॉल नहीं लगा। वही दिव्यंका जैसे ही अपने कमरे की तरफ जानने के लिए बढ़ती है कि उससे रियलाइज होता है कि उसका फोन उसके पास नहीं, जिससे देख वो वापस रुद्र के कमरे की तरफ जाती है और कुछ पल में थोड़ी बिखरी हुई हालत में हड़बड़ाहट लिए बाहर आती है कि तभी कोई हाथ बढ़ाकर अंदर से उससे जबरदस्ती वापस अंदर खींच लेते हुए दरवाजा बंद कर देता है। और जब रुद्र को सुबह होश आता है तो खुद की हालत और दियांक की हालत देख शॉक रह जाता है। उससे सच में भरोसा नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, पर दिव्यंका के बॉडी के निशान और खुद के गर्दन पर लगे खरोच के साथ कमरे की हालत देख वो कुछ कह ही नहीं पता। पहले तो रुद्र को भी लगा कि ये सब दिव्यंका ने जानबूझ के किया, बाकी सारी लाकियों की तरह उससे अपना बनने की चाह में, पर फिर उसने सारी सिचुएशन चेक की जहां उससे दिव्यंका का कोई हाथ नजर नहीं आता दिख रहा था। अब सिचुएशन बिल्कुल दिव्यंका के फेवर में था, जिसकी वजह से वो उसी दोष भी नहीं ठहरा पा रहा था। रुद्र इसी ज्यादा इस बारे में उस वक्त सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके जेहन में सिर्फ अन्या का चेहरा था। खुद के वादे थे जो उसने अन्या से किया था, वो वादे अब रुद्र के गिल्ट में बदल गए थे। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या से कैसे नजरें मिलेगा। उसका गिल्ट 3 साल पहले भी इसी तरह उससे खाया था कि उसने अपने हाथों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तो उसका गिल्ट उस दिव्यंका के लिए खुद को गुनहगार समझने से बड़ा अन्या के लिए समझ रहा था। वो खुद को माफ नहीं कर सकता था, कभी नहीं कर सकता रह। फ्लैशबैक एंड रुद्र ये सब देख और सोच रहा था, क्योंकि बेहोशी के बाद उससे कुछ याद नहीं, और जो कुछ भी वो देखा सुना वो कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, जहां उससे दिव्यंका के एक्शन से ऐसा लगा ही नहीं कि ये की प्लानिंग थी। रुद्र ने तो बॉडीगार्ड डॉक्टर सब से इस बात की कंफर्म किया, जहां उसे एक बात अजीब लगी कि वो अचानक बेहोश कैसे हुआ। और रुद्र ये साफ देख सकता था कि जो हाथ दिव्यंका को अंदर खींचे हैं उसने वही कपड़े पहने हैं जो उसने उस दिन पार्टी में पहने थे। ये सब याद कर उसका दिमाग जैसे चलना बंद हो गया था। उससे सिचुएशन में सिर्फ खुद को अन्य का दोषी जो ठहरा रहा था, वो बस अपने गिल्ट के आग में जल रहा था। तभी कमरे में दस्तक होती है, जिससे रुद्र का ध्यान उस ओर जाता है। एक नौकर अंदर आते हुए कहता है, सर आपके कपड़े बड़े साहब ने भेजवाया है और कहा है कि आपको जल्दी तैयार होकर नीचे आने के लिए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। ये सुन रुद्र उससे घूरता हुआ जाने को तेज आवाज में कहता है, जिससे वो नौकर अपनी खैर माना कर वहां से निकल जाता है। वही उसके दरवाजा बंद करने के आवाज के साथ रुद्र के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करता है, और वो उस नौकर को लाए हुए कपड़े को देख कुछ सोचता है जिसके बाद वो तुरंत ही जियान को कॉल कर अपने पास बुलाया है और उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए वहां से भेज देता है। फिर खुद आगे बढ़ आकाश जी द्वारा भेजवाए कपड़े को उठा खुद से कहता है, डैड लगता है आपका बेटा आपकी बातों का मतलब समझ गया है। अगर ये कॉन्सिडेंस सिर्फ कंसीडेंस बना है तो मिस दिव्यंका राठी यूपी फॉर 30 हार्ड। ये बोलते वक्त रुद्र के ओरे में वो डार्कनेस थी जो एक नज़र देख किसके अंदर डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। रुद्र कपड़े लिए चेंज करने चला जाता है। वही अन्या का घर। अन्या के वापस आने से पहले केवेंद्र जी ने शैलेश के लाए हुए सामान को हटा दिया ताकि अन्या को भनक न लगे। उनके आने के साथ ही दिव्यंका और रुद्र की सगाई की बात की। उन्होंने अन्या के सामने काफ़ी कोशिश की सब नॉर्मल बनने की, पर खुद के अंदर उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर पाए। सारिका जी भी अपने पति की ये दुविधा भरी परेशानी देख काफ़ी चिंता में थी। केवेंद्र जी से जब अपने जज्बात काबू नहीं हुए तो वो अपने कमरे में आकर बेख्याली में बेड पे बैठ जाते हैं और अपना चेहरा अपने हाथों में भर लेते हैं।
सारिका जी भी उनकी परेशानी को भाप उनके पीछे चली जाती है और अपने पति का ये हाल देख उनके कंधे पर हाथ अपने भरी मन को शांति करते हुए कहती है, शांत हो जाए जी, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के वीरेंद्र जी अपना संयम खोते हुए कहते हैं, कैसे शांत हो जाओ सारिका, तुम बताओ कैसे शांत हो जाओ। मुझे जैसा पिता इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अपनी बेटी के लिए लड़ भी नहीं पाया, न तब उस बंधन में जुड़ने के वक्त न टूटने के वक्त। ऐसा मेरी बेटी के साथ ही क्यों सारिका, आखिर क्यों? देख रही हो उसकी हालत इतनी मुश्किल वक्त में भी खुद को यूं संभाल बैठी है, पर मैं जानता हूँ कैसे वो घुट घुट कर जी रही है। इतना बोलते बोलते केवेंद्र अपने क्रोध पे सायम खोते हुए थोड़े तेज आवाज में खड़े हुए कहते हैं, अगर अन्या ने मुझे अपनी कसम न दे रखी होती ना तो मैं जाता उस दहलीज पे और सवाल करता आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी की समर्पण में। सारिका जी केवेंद्र जी को यूं देख एक पल डर जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पति को ऐसे क्रोध के बस में नहीं देखा था। पर जल्दी ही उन्हें शांत करते हुए कहती है, जरा धीरे बोलिए, अन्या ने सुन लिया तो वो परेशान हो जाएगी। आप तो जानते हैं न उसकी हालत, वो आपको यूं परेशान देख कहीं खुद परेशान न हो जाए। ये सुन के वीरेंद्र गहरी सांस लिए बैग पर हताश हुए बैठे कहते हैं, मुझे सच में अपनी बेटी को यूं खुद से बढ़कर ऊंचे और अमीर खानदान में भेजना ही नहीं चाहिए था सारिका, जहां उसकी कदर ही न हो। सारिका जी आगे बढ़ के वीरेंद्र जी के हाथों थम कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबको हमारी बेटी की कदर है, वहाँ आपने देखा नहीं सब कितना फोन करते हैं, अन्य को कितना याद करते हैं। और मैं जानती हूँ अन्या ने अगर सबको या दामाद जी उनके बच्चे के बारे में बताया होता तो शायद परिस्थिति अभी वैसे नहीं होती। न जाने क्या वजह है जो वो अब तक ये बात सबसे छुपाई बैठी है। जब भी पूछती हूँ तो बस यही कहती है कि अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। केवेंद्र उनकी बात सुन कहते हैं, क्या पता सारिका बात क्या है? तुम्हें पता है आज भाई साहब बातों के जाल में अन्या को कितना बुरा भला कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि तलाकशुदा लड़की के लिए इस समाज में रहना बहुत मुश्किल है, और ऐसा नापाक रिश्ते बता रहे थे कि तुमसे क्या हो। मुझे समझ नहीं आता सारिका, हमारी बेटी के भाग में क्या है? आखिर क्यों भाई साहब हमारी ही बेटी की जिंदगी खराब करना चाहते हैं? आखिर ही क्यों? हमने तो कभी उनका बुरा नहीं चाहा तो क्यों? इतना बोलते बोलते उनका गला रूंध आया और वो अपना चेहरा दोबारा अपने हथेलियों में भर लेते हैं। सारिका जी के भी आंखों में आंसू थे। वो अपने पति की ये हालत देख नहीं पा रही थी और न कुछ कर पा रही थी। वो बस उनके कंधे पर सिर रख उनका साथ दे सकती थी। वही दरवाजे के पास खड़ी अन्या ये सब देख काफी जायद टूट रही थी। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। अपने माता पिता यूं मजबूर और कमजोर महसूस करता देख उसकी वजह से अन्या को ये सारी बातें अंदर तक चुभ रही थी। वो वहां से तेज कदमों में चलते हुए बाहर आ जाती है और अपने छोटे से गार्डन एरिया में खुली हवा में सांस लिए खुद से अपने आंसुओं के भीगी पल के लिए कहती है, सॉरी मम्मा पापा, आपकी बेटी की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। फिर अपने आंसू शांत कर एक निश्चय से कहती है, दिव्यंका यू पे फॉर दिस। मेरे मम्मा पापा के आंसू, मेरे बच्चे की मौत और मेरे बिखरे हुए रिश्ते की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और इस बार माफी की उम्मीद मत रखना। बहुत माफ कर लिया तुम्हें और तुम्हारी नादानियों को समझ, लेकिन इस बार नहीं। यू पे फॉर दिस। इतना बोल अन्या खुद को मजबूत करते हुए अपने बचे हुए आंसू पोंछती है और अपना फोन निकलती हुई एक नंबर डायल करती है, ऑल सेट। उधर से कुछ बातें सुन अन्या के होठों पर हल्की पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 187। वही दूसरी तरफ चौहान मेंशन में सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आकाश जी ने दिव्यंका की हालत देख घर में ही फंक्शन करने का फैसला किया था और कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। परिवार की इज्जत और मान के लिए दिग्विजय जी को वहां मजबूरन मौजूद रहा पड़ा। रेहान भी अपने दादाजी को यूं परेशान देख उनका साथ दिए उनके साथ खड़ा रहता है। अभय और शौर्य भी मौजूद थे, पर किसका भी दिल वहां रहने का नहीं था। दिव्यंका तो अपने फूले नहीं सामा रही थी। डिजाइनर ड्रेस पहनी वो पूरी तरह तैयार हुए अपने पेरेंट्स के साथ वहां मौजूद थी, जहां शैलेश राठी अपनी शान बनाए सबसे मिल रहे थे। शैलेश राठी प्राउड स्माइल के साथ दिव्यंका के सिर पर हाथ फेर कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुमने साबित कर दिया कि तुम शैलेश राठी की बेटी हो। जो तुम्हारा था वो तुमने देर सही पर हासिल कर ही लिया। फिर सामने देख नफरत से कहते हैं, इस चौहान परिवार ने मुझे बहुत जलील किया है। आज वो सारी जिलात का बदला लेने का वक्त आ गया है। दिव्यंका मुस्कुराकर अपने डैड का साथ देते हुए घमंड से कहती है, ऑफ कोर्स डैड, वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में हमने जो खोया है उसका हर्जाना तो ये चौहान परिवार को देना ही होगा।
देखना, एक बार मैं इस अम्पायर की मालकिन बन जाऊं तक सबको उनकी एक एक कर औकत ना दिखा दी तो मेरा नाम भी दिव्यंका नहीं। दोनों बाप बेटी अपनी जीत का परचम लिए मुस्कुरा रहे थे, तो वही उनके बगल में खड़ी सुजाता जी उन्हें ऐसे देख काफी निराशा से कहती है, दूसरों के दुखों पे अपनी खुशियों का महल नहीं बना जाता दिव्यंका। और वैसे भी तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पिता की एक छोटी सी भूल ने हमें कहीं का न छोड़ा था, और कहीं हमें वो दिन दोबारा न देखना पड़ जाए। इतना बोलते बोलते सुजाता जी अपना मुंह फेर लेती है, तो दिव्यंका अपनी माँ का हाथ थम एक डेविल स्माइल लिए कहती है, रिलैक्स माँ, अपनी बेटी के खास दिन पर अगर आप यूँ परेशान दिखोई तो कहीं हमें आपकी वजह से वो दिन न देखना पड़ जाए। दिव्यंका अपनी बात कहकर सामने देखती बेपरवाही से कहती है, और वैसे भी सब अब आपकी बेटी के कंट्रोल में, तो चिंता करना बेफुजल है। आप बस अपनी बेटी की खुशी को एंजॉय करें। इतना बोल दिव्यंका आगे बढ़ जाती है। वही हॉल के साइड बनने कॉरिडोर में आकाश जी सबसे हटकर फोन पे किसी से बातें कर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन इस वक्त काफी सीरियस थे, जैसे किसी बात को लिए वो काफी गहराई से कह रहे हो। तभी कोई पीछे से आकर उनके कंधे पर अचानक हाथ रखता है, जिससे आकाश जी थोड़े हड़बड़ा से जाते हैं और अपनी पकड़ फोन पे बनाए जैसे ही पलटे हैं तो सामने खड़े इंसान को देख एक पल को शॉक हो जाते हैं। सामने रेहान आकाश जी को अजीब नजरों से देख रहा था। वो उनकी हड़बड़ाहट को भांपते हुए शक भरी निगाहें लिए कहते हैं, डैड आर यू ओके? फिर आसपास नजरें फेर कहता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रेहान को एक देख आकाश जैसे कुछ चैन की सांस लिए उसकी बातें सुनते हैं, जिसके बाद वो अपनी हड़बड़ाहट को अपनी हंसी में दबाते हुए कहते हैं, अरे मैं तो बस अपने किसी दोस्त को सगाई में आने का पूछ रहा था। दोस्त का जिक्र सुन रेहान शक भरी निगाहों से कहता है, डैड फ्रेंड, वो भी आपके? आई मीन जहाँ तक मुझे पता है इन बीते 25 सालों में अपने लगभग से रिश्ता तोड़े रखा है। आपका तो कोई फ्रेंड नहीं है तो फिर आज? आकाश रेहान के सवालों में शक को भाप उसके कंधे पर हाथ रख काफी सांदीजगी से कहते हैं, रेहान, रिश्ता तो मैंने किसी से नहीं तोड़ा था। तुम और रुद्र इस वक्त मेरे बेटे थे। हाँ, बस कुछ पल खुद में भटक गया था और जिंदगी से रूठ चुका था, तो इसका मतलब थोड़ी ना रिश्ता खत्म हो गया। तो वैसे ही है, कुछ जो पुराने हैं पर अब भी खास है। आकाश जी अपनी बात कह मुस्कुराकर उससे देख जाने लगते हैं तो रेहान उन्हें रोक काफी मायूसी भरे लहजे में कहता है, रिश्ता तो आपका भाभी के साथ भी था ना, तो आज आप भाभी की जगह कैसे किसी और को भाई की जिंदगी में शामिल कर सकते हो डैड? आपने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं सोचा? इतना बोल रेहान अपना हाथ उनके आगे जोड़ काफी दुखी मन से कहता है, प्लीज डैड, रोक दो ना ये सब प्लीज। मैं भाई के साथ किसी और को भाभी की जगह जुड़ते नहीं देख सकता। मैं उनकी जगह शायद ही किसी को दे पाऊंगा। प्लीज डैड। रेहान के आंखों से आंसू छलक से आए, जिससे देख आकाश जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आगे बढ़ उसके आंसू पोंछ कहते हैं, रेहान, तुम अपनी भाभी को अपनी लाइफ की जादू की छड़ी मानते हो ना? रेहान उनके ये कहने पर कुछ असमंजस में देख हाँ में सिर हिला देता है, तो आकाश आंखों के साथ अपने शब्दों में विश्वास लिए कहते हैं, तो बस इस छड़ी पर भरोसा रखो, जो होगा सब ठीक होगा। चलो बाहर चलो, गेस्ट सब आ चुके हैं और डैड अकेले हैं वहाँ, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। इतना बोल आकाश वहाँ से सिर हिलाए चले जाते तो बस रेहान उन्हें एकटक देखते रहता है। आकाश की बातों में छुपे मतलब को रेहान समझ के भी नहीं समझ पाता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी जहाँ उसका दिल जिस भरोसे की चाह दिखा रहा तो वही दिमाग उससे उसकी राह से भटका रहा था। रेहान जैसे ही खुद में तसल्ली लिए बाहर आ जाता है। गेस्ट ऑलमोस्ट सब आ चुके थे, पर अभी दो लोग नहीं आए थे। एक जिसकी आज सगाई थी वो था रुद्र, और दूसरा जिसकी रह घड़ी वे घड़ी आकाश जी तक रहे थे। तभी आकाश जी के पास दिव्यंका अपने चेहरे पर मायूसी लिए आती हुई बुझे मन से कहती है, अंकल आपको क्या लगता है ये सगाई ठीक है? आकाश जी दिव्यंका की बात सुन उचकते हुए कहते हैं, क्या मतलब? दिव्यंका अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, मतलब ये अंकल, दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए, दादाजी ने अब तक मुझे स्वीकारा नहीं है और मिस्टर चौहान तो उन्हें बहुत मानते हैं। उन्हें तकलीफ में देख मिस्टर चौहान क्या मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर आपके कहने और अपने होने बच्चे का सोच में तैयारी हुई हूँ, पर लगता है मिस्टर चौहान वो तैयार नहीं है, इसलिए तो अब तक नीचे। इतना बोलते बोलते वो अपनी पलकें झुका बेचारा बनने का नाटक करती है, ताकि आकाश जी रुद्र को नीचे बुलाए और उससे सगाई करने के लिए मजबूर करे। आकाश जी दिव्यंका का चेहरा देख एक ठंडी आह भर एक मुस्कान के साथ कहते हैं, दिव्यंका बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? डैड से मैंने कहा है मैं बात कर लूँगा। देखो डैड, भले ही तुमसे नाराज है पर वो यहाँ मौजूद है, जिसका मतलब ये है सब ठीक है। और हाँ, रही रुद्र की बात तो तुम चिंता मत करो, वो आता ही होगा।
मैंने उससे बात की है और वो मेरी बातों का मतलब भी समझ चुका है। तो तुम चिंता मत करो, सब जैसे मैंने सोचा है वैसे ही होगा। अपने खास दिन को तुम्हें खुलकर जीना चाहिए, क्या पता आगे क्या हो। इतना बोलते बोलते आकाश जी की नज़र सामने सीढ़ियों से आते रुद्र पे जाती है, जिससे देख वो एक रहस्यमय मुस्कान लिए कहते हैं, अरे देखो रुद्र भी आ गया। तुम खामखा टेंशन ले रही थी, अब देखना सब ठीक होगा। आकाश जी की बात सुन दिव्यंका भी सामने देखती है, तो उसकी आंखों में एक चमक सी चाह जाती है। वो अपने होठों पे कातिल मुस्कान लिए आगे बढ़ती है। रुद्र दिव्यंका के सामने ब्लैक कॉलर के 3 पीस सूट पे पहने खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसका भावहीन चेहरा भी हर के दिल हाल चाल पैदा करने के लिए काफी था। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि हवाओं की एक अलग सी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सबको वहां महसूस हो रही थी। दिव्यंका रुद्र को अपनी कातिल निगाहों से एडोर करते हुए मन में कहती है, वाह व्हाट अ चर्म। ये चर्म, ये पर्सनैलिटी के साथ खड़े की औकात तो इस मिडिल क्लास अन्या की बिल्कुल नहीं थी। ये सब दिव्यंका राठी का है। फिर खुद की बातों पे गौर किए धीरे से नमे सिर हिलाए कहती है, नो दिव्यंका राठी नहीं, दिव्यंका रुद्र राय चौहान। मच बेटर। इतना बोल दिव्यंका अपने ड्रेस सही कर अपने आदाओं के जाल बिछाकर काफी नजाकत के साथ रुद्र के पास जाने लगती है। रुद्र भी सामने से अपने कदम बढ़ता है तो दिव्यंका की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो खुशी से आगे बढ़ जैसे ही अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ती है कि रुद्र उस पे बिना कोई ध्यान दिए सीधा उसके सामने से यूं निकाल जाता है, वैसे किचार देख जैसे कोई अपना रास्ता बदलता है। दिव्यंका तो अपने अरमान लिए ताकते रह जाती है और रुद्र उसे इग्नोर कर दिग्विजय जी के पास चला जाता है। ये देख दिव्यंका अपनी मुठिया भींचते हुए मन में कहती है, आह अंधा इंसान मुझ जैसे भला को छोड़ उस बूढ़े की जी उजूरी करने गया है। देख लूंगी, सबकी देख लूंगी, बस एक बार मुझे वो हासिल जो जाए जिसके लिए मैंने मेहनत की है। इतना बोल दिव्यंका गुस्से में पैर पटक चली जाती है। तो वही रुद्र दिग्विजय जी के पैर छूने को झुका है तो वो अपना कदम पीछे खींच बेरुखी से कहते हैं, रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। दिग्विजय जी के अल्फाज रुद्र को काफी बुरे लगते हैं, पर वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता। वो अपनी निगाहें उठाकर सबकी देखता है। रेहान, अभय, शौर्य, तवीश, आज सबकी निगाहें रुद्र को काफी बेरुखी नजरों से देख रही थी। ये सब देख रुद्र बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तभी आकाश जी जो किसी ने बातों में लगे थे, अचानक ही उनकी नज़र सामने से आते एक शख्स पे पड़ती है, जिससे देख आकाश जी आगे बढ़ अपनी बाहें फैलाकर कहते हैं, ओह फाइनली तुम आ गए। वो शख्स भी आकाश जी को देख मुस्कुराते हुए उनके गले लगने वो कहता है, अरे भाई, इतने सालों के बाद तुमने मुझे यूं याद किया तो मैं कैसे नहीं आता। ये शख्स दिखने में आकाश जी की उम्र के मुताबिक थे। उसके साथ ही डॉक्टर आवेश बैनर्जी विदेश में रहने वाले सबसे मशहूर और जानने माने डॉक्टर थे और आकाश जी के काफी पुराने और जिगरी साथी। आकाश जी उन्हें देख काफी जायद खुश हुए, कहते हैं, हाँ साल तो बीत गए। आवेश जी आकाश जी के कंधे पर हाथ रख कुछ नरमी वाले लहजे में कहते हैं, जब से कौशालिया भाभी गई थी तुमने हमसे क्या खुद से रिश्ता तोड़ लिया था। वक्त पे तुमने ऐसा मुंह मोड़ा कि क्या बताऊं कि साल लग गए मिलने पे। पर मुझे खुशी कम से कम साल लगे, पर तू वापस तो आ गया अपने उस सनियश से। आकाश जी उनकी बात सुन एक दर्द भरी मुस्कान लिए कहता है, हाँ यार, खुशी तो मुझे भी। चलो आज मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। इतना बोल वो आकाश जी एक एक कर सबसे मिलते हैं, दिग्विजय जी, रेहान, शौर्य, ताबिश, अभय। आकाश जी को अपने साथी के साथ यूं मिलते झूलते हुए देख सभी हैरान भी थे और कुछ खुश भी, क्योंकि आकाश जो किसी ने ऐसे देखा जो नहीं था। आकाश जी बातों ही बातों में आवेश जी को दिव्यंका के पास ले जाते हैं और उससे मिलवाते हुए कहते हैं, आवेश इससे मिलो, ये है दिव्यंका राठी, मेरे होने वाली बहू। दिव्यंका का तो आवेश जी को एक फीका रिएक्शन देते हुए जबरदस्ती की मुस्कान देती है। वही आवेश जी एक नज़र दिव्यंका को देख अपना हाथ आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर पोलाइट वे में कहते हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा, आई मस्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। दिव्यंका उनका कॉम्प्लीमेंट सुन अपनी खूबसूरती पे इतराते हुए उनका थैंक यू करती ही है कि आकाश जी अपनी खुशी को दुगनी करते हुए आवेश जी से कहते हैं, अरे भाई, सिर्फ एक कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, दुगनी बधाई देना होगी। उनकी बात सुन आवेश जी असमंजस में उन्हें देख कहते हैं, क्या मतलब। आकाश जी हंसते हुए कहते हैं, मतलब ये कि मैं बहुत जल्द दादा भी बनने वाला हूँ। आकाश जी की बात सुन आवेश जी एक नज़र दिव्यंका को देखते हैं। उन्हें एक पल अजीब लगता है, फिर खुद में मुस्कुरा कर कहते हैं, ये तो सच में अच्छी बात है, तुम्हें तो दुगनी बधाई हो। ऐसा कम ही है कि बहू के साथ पोता की भी आने की खुशखबरी मिलने को है। इतना बोल वो दिव्यंका को भी कांग्रेचुलेशन करते हैं, तो दिव्यंका मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू करती है। दिव्यंका मन ही मन काफी जायद खुश हो रही थी।
आकाश जी को उसकी प्रेगनेंसी की खबर यूं खुशी से सबकी बताते देख उससे अपने पाँव इस घर में बसते हुए नजर आ रहे थे। उसने तो जैसे सोच रखा था कि आज सगाई की खबर के साथ अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को कैसे भी कर पब्लिक करके रहेगी, पर ये सब खुद होते देख जैसे वो बेफिक्र हो चुकी थी, क्योंकि आकाश जी को उसके सारे काम कर रहे थे। आवेश जी आकाश जी की बातें सुन खुश होते हुए कहते हैं, अरे आकाश, अब अपने बड़े बेटे से मिलाओ। काफी नाम और तारीफें सुनी है उसकी, अब मिलना तो बनता है। आवेश जी की बात सुन आकाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल। फिर आसपास निगाहें घुमाकर रुद्र को ढूंढते हैं। तभी रुद्र जो आकाश जी के पास आ रहा था, उनकी निगाहें जब उस पर जाती है, आकाश जी प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, हियर इज माय सन रुद्र। उनकी बात सुन आवेश जी सामने देखते हैं तो एक पल रुद्र को देख कुछ ऊंचक से जाते हैं, जिसके बाद अगले ही पल कुछ याद करते हैं। एपिसोड 188। रुद्र आकाश जी के पास आता है तो वो उससे भी आवेश जी से मिलते हैं। रुद्र भी उन्हें देख ग्रीट करता है, तो आवेश जी उससे देख सोचने वाले अंदाज में कहते हैं, रुद्र, शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। उनकी बात सुन रुद्र भी बड़े गौर से उन्हें देखता है तो उससे भी उनका चेहरा काफी जाना पहचाना लगता है। वो भी सोचने लगता है कि आखिर उनकी मुलाकात कब और कहाँ हुई। आवेश अपने दिमाग में जोड़ दिए जैसे ही रुद्र को देख कुछ कहने को होते हैं कि तभी शैलेश राठी आकाश जी के पास आते हुए काफी खुशमिजाजी के साथ कहते हैं, अरे समधी जी, ये मिलना मिलाना तो होते रहेगा, सबसे पहले वो जरूरी काम कर ले जिसके लिए शाम रखा गया है। आकाश जी शैलेश राठी की बात सुन हामी सिर हिलाए खुशी से भर कहते हैं, बिल्कुल राठी जी, ये शाम तो मैंने किसी खास मौके के लिए रखा है, अब बस इस शाम को यादगार बनते हैं। चलिए। इतना बोल आकाश जी रुद्र को इशारा करते हैं तो वो एक ठंडी आह भरे सामने आता है और दिव्यंका के बगल में बेमन से खड़ा होते हैं। तो वही दिव्यंका रुद्र के सामने अपना नाटक जारी किए मासूम बने कहती है, सॉरी मिस्टर चौहान, सच्ची मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। आप तो जानते हैं कि मेरा इरादा कभी आपकी लाइफ में शामिल होना नहीं था, वो तो बस अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए। दिव्यंका इसके आगे कुछ कहती कि रुद्र अपना हाथ दिखाए उससे रोकते हुए बिन उसकी तरफ अपनी नजरें फेरे काफी लापरवाही से कहता है, आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन मिस राठी। फिर अचानक ही कुछ सोचते हुए दिव्यंका की तरफ मुड़ उसकी आंखों में देख अपने रहस्यमय अंदाज में कहता है, और अगर आप इतना ही सॉरी फील कर रही है तो दरवाजे की दूसरी इतनी दूर नहीं मिस राठी कि आपके कदम थक जाए, आप आज़ाद है अपने फैसले के लिए। इतना बोल रुद्र उससे अपने आंखों से दरवाजे की ओर इशारा करता है, जिससे देख दिव्यंका का मुंह बन जाता है। वो रुद्र से अपनी नजरें फेर बनी वही खड़ी रहती है। रुद्र उसका रुख देख अपने मन में डेविल स्माइल लिए कहता है, जानता था आप मिस राठी इतनी भोली नहीं है जितना आप बनती है, लेकिन अब शायद अपने भोले पान मुखौटा गलत इंसान के आगे पहन रखा है, जिसका हराजना तुम्हें तो भरना ही होगा। रुद्र खुद में ही कुछ सोच एक नज़र अपनी घड़ी पे डालता है कि तभी सुजाता जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रिंग की प्लेट उनके तरफ बढ़ती है, जिससे देख दिव्यंका अपने चेहरे पर नाखुशी की स्माइल लिए उस रिंग को लिए रुद्र की तरफ बढ़ती है। तो रुद्र अपने पैंट की पॉकेट से अपना हाथ आगे बढ़ता है, पर रुद्र का हाथ देख वहां खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। आकाश जी आगे बढ़ परेशान स्वर में कहते हैं, रुद्र ये क्या है। रुद्र के हाथों की बैंडेज बंधी थी जो उसके उंगलियों को पूरा कवर कर लिए था। रुद्र दिव्यंका की तरफ एक विनिंग स्माइल लिए देखता हुआ अपना हाथ अपने चेहरे के पास ले जाता हुआ उसमें अपनी नजरें फेर कहता है, ये कुछ नहीं डैड, बस कुछ अधूरे कड़ी को जोड़ने की कोशिश में ये हो गया, वैसे डोंट वरी, मामूली सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। वही ये सब देख दिव्यंका गुस्से में रुद्र को घूरती है और रुद्र को पहनने वाली रिंग काफी मजबूती से अपने मुट्ठियों में कसती है। खुद को अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश करती है। वो जानती है वो चोट रुद्र को कोई यूं ही लगी नहीं होगी, वो बस उससे न जुड़ने के बहाने लिए खड़ा था उसके सामने। आकाश जी ये देख काफी नरमी से कहते हैं, रुद्र तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, अब ये सगाई कैसे होगी। फिर खुद में ही कुछ सोच कहते हैं, खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ही दिव्यानिक को रिंग पहना दो। ये सुन रुद्र बिना किसी भाव के हामी में सिर हिलाए रिंग लिए हाथ दिव्यंका की तरफ बढ़ता है, तो दिव्यंका उसे एक नज़र घूर इतराते हुए अपना हाथ आगे करती है। रुद्र उसकी उगलती को देख उसमें जैसे ही रिंग डालने के लिए जाता है तो रिंग उसकी उंगली में घुसती तक नहीं। ये देख दिव्यंका कुछ अचकते हुए रुद्र को देखती है, तो रुद्र अपनी दोनों आईब्रो उचकते हुए अनजान बने इशारा करता है। बेचारी दिव्यंका के उंगली में वो रिंग जाना तो दूर उसकी उंगली से तक नहीं लग रही थी। दिव्यंका अपना हाथ पीछे कर खुद रिंग फिक्स करने की कोशिश करती है। ये सब देख आकाश जी परेशानी भरे स्वर में कहते हैं, ये क्या हुआ दिव्यंका, रिंग नहीं हो रही है।
पर ये कैसे हो सकता है, रिंग तो तुमने खुद अपने नाप की करवाई थी। तो फिर ये कैसे? दिव्यंका अपने जतन में लगी परेशान स्वर में कहती है। पता नहीं अंकल, ये कैसे हो गया। सुबह तक तो ये रिंग परफेक्ट थी। अचानक इतना बोल जैसे उसके दिमाग में कुछ आता है, जिसके बाद वो अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है, जो उससे काफी बेफिकारी से जद्दोजहद करते हुए देख रहा था। जैसे दिव्यंका को सब समझ आने लगता है। आकाश जी उससे यूं परेशान देख नरमी से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप किसी दूसरी उंगली में ट्राई कर लो। दिव्यंका रुद्र को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए काफी कसी आवाज में कहती है, किसी उंगली में नहीं आएगी अंकल। जब रिश्ता जुड़ने वाले इंसान को ही उसकी चाह न हो तो रिंग की क्या गलती। इतना बोल दिव्यंका अचानक ही अपनी आंखों में आंसू लिए अपना मुंह फेर लेती है, जिससे देख शैलेश राठी अपनी बेटी के साथ खड़े हुए उससे संभाले कुछ ऊंची आवाज में कहते हैं, ये क्या समधी जी, हमने नहीं सोचा था आप हमारी बेटी की यूं बेइज्जत करें सबके सामने। आकाश जी उससे यूं तमाशा करते हुए देख उसे संभलने की कोशिश किए काफी नर्म भाव से कहते हैं, राठी की जरूर हराबरी में गलती हो गई है, पर ऐसे मौके पर कभी कभी ये सब हो ही जाता है, इसमें चिंता की बात नहीं है। हमारा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। आकाश जी को यो अपने सामने नरमी से पेश आते देख शैलेश राठी की जैसे हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है, तो उनका मजाक उड़ने वाले लहजे में कहते हैं, हाँ समधी, आप तो ऐसा कहेंगे ही ना, आप सबकी तो ये पुरानी आदत है। जरूर हमारा रुतबा आपके जैसा नहीं है, पर हम इस रीत रिवाज को मानने वाले इजाजतदार परिवार है। आपकी तरह नहीं कि शादी करने जाओ किसी और से कर लो किसी और से, और सगाई का भी कुछ यही हाल बना बैठे हैं आप। शैलेश राठी की बात सुन रुद्र को काफी गुस्सा आता है। उसका तो मन करता है कि अपनी गन निकाले और शैलेश राठी के सीने में अपनी गन की सारी गोलियां खाली कर दे, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही आकाश जी नाराज हुए उखड़े हुए लहजे में कहते हैं, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं राठी साहब। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी चुप रहेंगे। माना हमसे गलती हुई है, पर जल्दबाजी में चूक सबसे होती है। आकाश जी को भड़कते हुए देख दिव्यंका जैसे से अपने हाथों से शैलेश राठी के बाजू को हलक दबाते हुए उससे बात संभलने का इशारा करती है, जिससे देख शैलेश राठी जल्दी से अपने होश में आए। अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहते हैं, माफ करिएगा समधी जी, पर आपकी ये चूक हमारी बेटी की इज्जत और सम्मान पे बात आ गई तो मैं कह गया। और वैसे भी मेरी बेटी आपके खानदान को वारिस देने वाली है, तो आपको उसकी इज्जत का तो इतना ख्याल तो रखना ही चाहिए। फिर अपनी तंज भारी निगाहें रुद्र पे डाल कहते हैं, और आपके बेटी को भी, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। शैलेश राठी के ये आयलन में वहाँ के सारे लोगों में हल्की कंफूसी होने लगती है, तो वही दिग्विजय जी के सब जैसे अपना आंख बंद कर लेना चाहते थे अपने खानदान का यूं नाम उछलते हुए देख। आकाश जी उनकी बात सुन कुछ कहते कि तभी वहां दूसरी आवाज गूंजती है, ये नहीं हो सकता है, ये लड़की रुद्र के बच्चे की मां कभी नहीं बन सकती। ये शब्द जैसे उस वक्त वहां के हवाओं में गूंज उठता है और चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा जाता है, जिसके बाद सबकी हैरान निगाहें सिर्फ एक शख्स पे ठहर जाती है। एपिसोड 189, दिव्यंका रुद्र के बच्चे की मां नहीं बन सकती। ये बात सुन सबकी आंखों में हैरानी के साथ काफी अलग अलग भाव भी नजर आते हैं। सबकी निगाहें भी उस शख्स पे टिक जाती है जिसके ये आफल्ज पूरे हॉल में अजब सा सन्नाटा बिखेर गया। वो शख्स कुछ चल आगे आता है हुआ कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये लड़की कैसे रुद्र के बच्चे की मां बन सकती है। फिर अपनी निगाहें आकाश जी की तरफ घुमा के कहते हैं, आकाश ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं आवेश जी थे। उसके कही हुई बातें सुन आकाश जी आगे बढ़ उन्हें कुछ सुन पाते या आवेश जी की बात पूरी होती उससे पहले ही शैलेश राठी अचकाते हुए तैस में आए तेज आवाज में आवेश भी भड़कते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बैकवाद हो रहे हो, तुम होते कौन है ये बैकवाज बातें करने वाले। फिर दिव्यंका की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं, तो मेरी बेटी की ये हालत तुम्हें झूठ दिखाई दे रही है, तुम होते कौन है ही बुनियाद वाले अफवाह फैलाने वाले। रुद्र की तरफ देख कहता है, और तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम्हें तो खुद पता है क्या सच है और क्या झूठ, या चुप बैठ, मेरी बेटी का तमाशा बनते हुए देखने में मजा आ रहा है। अपनी उंगली दिखते हुए कहते हैं, ये भूलो मत, सिर्फ मेरी बेटी की इज्जत का नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे की भी इजाजत का सवाल है, इन खानदान के वारिस का सवाल है, बोलो कुछ बोलो। शैलेश राठी को यूं तुरंत भड़कते हुए देख आकाश जी आगे बढ़ उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, राठी साहब शांत हो जाए, आप हमारे मेहमान से ऐसे बात नहीं कर सकते। आकाश जी के शांत करवाने पे भी शैलेश राठी शांत नहीं होते हैं और उल्टा उन पे भड़कते हुए कहते हैं, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि हम शांत बैठकर अपनी बेटी की इज्जत का जनाजा निकलते हुए देखा, और कि ऐरा गैरा आकर मेरी बेटी पे कुछ भी इल्जाम लगाए।
अरे मुझसे पहले तो आपको खुद अपनी खानदान की होने वाले बहू की इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए। पर नहीं, आप तो हम उल्टा शांत रहने को बोल रहे हैं। यही है आपके इतने बड़े खानदान की रीत। शैलेश राठी को यूएस में आए देख सबके चेहरे पर नागवरी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद के राग में जिए जा रहे थे, न किसी की सुन रहे थे, न किसी को कुछ कहने का मौका दे रहे थे, बल्कि खुद आगे बढ़ बढ़ कर तांडव कर रहे थे। जब हद से बाहर हो गया तो हॉल में एक रौबदार आवाज गूंजती है, शैलेश राठी। अपना नाम सुन में इस डरवने ओरे को महसूस कर शैलेश राठी की तो जैसे हल्का ही एक पल को सूख गया। वो शांत हुए बस और देखने लगे तो दिग्विजय जी अपनी छड़ी को काश कर थामे आगे बढ़ते हुए सबके बीच आते हैं। उनका ऑरा कुछ यूं था कि शैलेश राठी को भी जैसे डर कहूं या कुछ और पर 2 कदम अपना पीछे लेना ही पड़ता है। दिग्विजय जी शैलेश राठी को अपनी तीखे नजरों से घूरते हुए अपनी कारक आवाज में कहते हैं, शैलेश राठी भूलो मत, हमारे साबर का इंतहा तुम्हारे हक में नहीं है। और रही बात इज्जत की तो वो तुम खुद अपने गले को बेबुनियाद बनने चीखते हुए उछल रहे हो, हम नहीं। फिर अपनी आंखें छोटी कर कुछ सक भरी निगाहों के साथ कहते हैं, चीखते वो लोग हैं जिनकी निगाहों में ही चोर होता है शैलेश राठी। और रही बात ये झूठे इल्जाम के, तो हम पूरी बात सुनने पे ही कोई फैसला कर सकते हैं कि कौन सच है और कौन झूठ। दिग्विजय जी का ऐलान सुन सब चुप हो जाते हैं। शैलेश राठी कुछ कहने को ही होते हैं, पर दिग्विजय जी के सामने उनकी एक बोल फूट नहीं पाती। वो बस अपना सिर झटक वही खड़े रहते हैं। दिग्विजय जी एक नज़र उन्हें देख आवेश जी की तरफ मुड़ नरमी से कहते हैं, बोलो आवेश, क्या बात है? तुमने इतनी बड़ी बात ऐसे तो नहीं ही कही होगी। तुम ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की रुद्र के बच्चे की मां नहीं बन सकती? आवेश जी मोहाल को कुछ शांत देख आगे बढ़ दिग्विजय जी के कुछ पास आते हैं और सबकी तरफ देख नरमी से कहते हैं, माफ करिएगा, मेरा इरादा किसी की इज्जत पर सवाल उठना नहीं था। मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो सच है और शायद पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस की तरफ से। फिर शैलेश राठी को देख दिव्यंका की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये रुद्र के बच्चे की मां नहीं बन सकती है। आवेश की बात सुन सबके चेहरे पर सिकन सी आ गई। रुद्र भी काफी उचकने हुए सोचने लगता है। दिव्यंका जो कब से खुद को शांत दिखाए खड़ी थी, वो एक डरी हुई आवाज में कहती है, आपका कहने क्या मतलब है अंकल? मैं झूठ बोल रही हूँ। अपने पेट पर हाथ रख कहती है, मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। आवेश जी दिव्यंका की बात पूरी होने से पहले ही काटते हुए कहते हैं, बेटा आप मेरी बात को ठीक से सुन ही नहीं रही है। मैंने कहा आप माँ बन सकती है, आप प्रेग्नेंट भी है, लेकिन ये बच्चा रुद्र का नहीं हो सकता, क्योंकि रुद्र के 2 साल पहले हुई इंजरी में मेडिकल ये पॉसिबल नहीं है। देन हाउ यू से ये बच्चा रुद्र का है? आवेश जी की बात सुन वहाँ के सारे लोग हैरान थे और दिव्यंका उससे तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक पल में उससे बदलों की सैर से जमीन के कीचड़ में पटक दिया। उसकी तो चेहरा का रंग पूरी तरह से उड़ गया। आकाश जी आचार्य से आगे बढ़ कहते हैं, आवेश तुम ये क्या कह रहे हो? आवेश जी उनका सवाल सुन एक गहरी सांस लिए कहते हैं, आकाश मैं सच कह रहा हूँ। 2 साल पहले रुद्र का एक हमले में शायद एक्सीडेंट हुआ तो मैंने ही ऐसे डॉक्टर अटेंड किया था उससे, पर आइजल के तुरंत बाद ये वहाँ से चला आया और उसकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास ही रह गई, जिससे मैंने इन्फॉर्म करना चाहा पर पॉसिबल कांटेक्ट नहीं हो पाया। और आज मैंने इतने वक्त के बाद रुद्र को देखा तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने उससे कहीं देखा है, और जब याद आया तो देख रहा हूँ कि ये बाप बनने वाला है, जबकि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है। इसके सीमन इज वेरी वीक। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो मैं अभी इसके रिपोर्ट्स अपने ऑफिस से मंगवा सकता हूँ, और अगर तब भी यकीन न आए तो तुम टेस्ट करवा लो। बट मेरी बात 90% सच है, ये मैं अपना मेडिकल करियर की कसम खा सकता हूँ। आवेश जी की बात सुन सभी कहीं हैरान थे और रुद्र की भी उनकी बात याद आते हुए सिचुएशन में सही ही लगी थी। उसका तो सच में 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है। शैलेश राठी भी ये सुन एक शॉकिंग स्टेज पे थे। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बात आकर उससे कैसे पीछे धकेल सकती है। वो अपनी निगाहें दिव्यंका पे डालते हैं, जिसका चेहरा जैसे ये बात सुन एकदम पीला पड़ गया। वो अपनी नजरें नीचे किए जैसे कुछ सोच रही हो। शैलेश राठी उसके पास आते हुए दिव्यंका के कंधे पर हाथ रख कहते हैं, दिव्यंका तुम चुप क्यों हो? ये सब क्या कह रहे हैं? ये बच्चा। शैलेश राठी इससे आगे कुछ कहते कि दिव्यंका जैसे हड़बड़ते हुए अपने पेट पर हाथ रख कहती है, नहीं नहीं डैड, ये बच्चा रुद्र का है। मैं कह रही हूँ ना, और मिस्टर चौहान को भी पता है ये बच्चा उनका है। ये डॉक्टर जो बोल सकते हैं वो झूठ भी तो हो सकता है। फिर आकाश जी और बाकी सबको तरफ देख कहती है, आप सब चुप क्यों हैं?
मेरा यकीन मानिए ये बच्चा रुद्र का ही है। दिव्यंका के ऐसे कहने पर शैलेश राठी भी भरोसे में आए अपनी बेटी का साथ देते हुए अपनी चढ़ी आवाज में कहते हैं, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। अगर उसने कहा ये बच्चा रुद्र का है तो ये सच है। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर से खुद दिव्यंका का चेकअप कर ये बताया है, तो फिर अब एक डॉक्टर के कहने पर दूसरे डॉक्टर को झूठा साबित कर दे क्या? शैलेश राठी की बात सुन आकाश जी आगे बढ़ कहते हैं, नहीं नहीं राठी साहब, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने भी दिव्यंका पे भरोसा है, तभी तो ये सगाई तक बात पहुंची है। फिर कुछ सोच आकाश जी आवेश जी की तरफ कहते हैं, पर आवेश की बात भी झुठलाए नहीं बन रहा है। अगर वो विश्वास से कह रहा है तो जरूर कोई बात होगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, आवेश की बात कंफर्म करने के लिए रुद्र के साथ डीएनए टेस्ट कर लेते हैं दिव्यंका के पेट में पल रहे बच्चे का, और सच और झूठ सामने ला देता है। क्यों, ठीक है ना? आकाश जी बात सुन दिग्विजय जी और आवेश जी रुद्र सब सहमति में सिर हिलाते हैं। तो दिव्यंका अंदर से कुछ घबरा सी जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़ कहती है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग डीएनए टेस्ट नहीं बल्कि मेरे बच्चे के होने पे सवाल कर रहे हैं। मुझे पता है ये बच्चा मिस्टर चौहान का है। दिव्यंका तो तिलमिलाए देख रेहान आगे बढ़ शक भरी निगाहों से कहता है, अगर तुम इतनी सच्ची तो टेस्ट करवाने में क्या आपत्ति है दिव्यंका? भाई भी तो करवा रहे हैं अपना टेस्ट तो फिर। दिव्यंका रेहान को बोलता देख गुस्से में कहती है, तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? मैं नहीं करवाऊंगी टेस्ट। रेहान उसकी बात सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, अब तो भी आवेश अंकल की बात पे सच्चाई लगने लगी है। आखिर तुमसे अच्छे रिश्ते तो मेरे भाई के मेरी भाभी के साथ थे, तो फिर तुम इस हाल में, वो भी एक बार में गलती से। और भाभी? रेहान की बात सुन दिव्यंका का चेहरा काला पड़ गया। वो अपनी सांसों का घुट लिए परेशान नजरों से उससे देखती है। उसके अंदर जैसे अभी जवाब देने कोई रास्ता ही नहीं मिलता। रेहान की बात सुन सब सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी बात पे पॉइंट था, और कहीं ना कहीं ये बात सिचुएशन पे भी सूट करती थी। रुद्र की भी दिमाग पे ये बात स्ट्राइक करती है, आखिर अन्या से वो खुशी उसे अब तक क्यों नहीं मिली, जबकि वो दोनों तो इस खुशी की चाबी रखते थे। दिव्यंका रुद्र के पास जाते हुए कहती है, मिस्टर चौहान आप चुप क्यों हैं? आपको तो सच्चाई पता है फिर भी। रुद्र दिव्यंका की बातों को जायदा तवज्जो ना देते हुए कहता है, सच्चाई वो तो तुमसे ही शुरू हुई है मिस राठी। पहले दूसरों की और अब खुद की, तो डर किस बात का? इतना बोल रुद्र एक इंटेंस लुक दिव्यंका को देता है तो, और बेचारी दिव्यंका काफी ज्यादा घबरा जाती है। उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो ये भी नहीं कह सकती कि कमी अन्या में है, क्योंकि उसने खुद रुद्र के सामने अन्या की प्रेगनेंसी की बात रखी थी, जिसके मुताबिक तो अन्या बिल्कुल ठीक है, और यही बात वह लोगों के साथ से जायद तो रुद्र को खबर थी। इस बार अन्या के नाम पे भी दिव्यंका खुद को महफूज नहीं कर पाती। यही सब सोच दिव्यंका अपना सिर पकड़ लेती है। वो जैसे आसपास देख बचने की रह सोच ही रही थी कि दिग्विजय जी अपनी कारक आवाज में कहते हैं, रेहान तुम डॉक्टर को यही बुला लो, ये टेस्ट हम अभी के अभी करेंगे। हम भी जानना चाहते हैं आखिर किसी बातों में सच्चाई है। रेहान दिग्विजय जी की बात सुन हामी सी सिर हिलाए अपना फोन निकलता है कि ये सब देख दिव्यंका हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। दिग्विजय जी काफी आराम लहजे में कहते हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। ये टेस्ट तो होकर ही रहेगा, और अगर तुम इतनी सच्ची हो तो डर किस बात का? हमें भी खुशी होगी अपने आपने वाली पीढ़ी को जान के। दिग्विजय जी की बात सुन शैलेश राठी अपनी बेटी के चेहरे का उड़े रंग को भाप उसके बचाव में टेस्ट में हुए कहते हैं, यूं बेइज्जत करके हमें नहीं करवाना कोई टेस्ट। चलो दिव्यंका। इतना बोल शैलेश राठी गुस्से में दिव्यंका को लिए आगे बढ़ते हैं कि आकाश जी के इशारे पे गुड्स उनका रास्ता रोकते हैं, जिससे देख शैलेश राठी गुस्से में देख कहते हैं, ये क्या हरकत है? आकाश जी सामने आते हुए कहते हैं, हरकत नहीं राठी साहब, इरादा है सच को जानने की, और हर आपको अपनी बेटी पे इतना भरोसा है तो टेस्ट करवाने में क्या प्रॉब्लम है? हम अपने बेटे का हाल जानकर भी इनकार थोड़ी कर रहे हैं आपकी बेटी को अपनाने से। या आपको ही भरोसा नहीं है अपनी बेटी पे, इसलिए दुम दबाया भाग रहे हैं? आकाश जी के ऐसे कहने पर शैलेश राठी कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि वो खुद में घिर चुके थे, और यही हाल दिव्यंका का था। वो इस कदर फंस चुकी थी जहां आर पार में भी वो कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। आकाश जी की निगाहों में कुछ के लिए शक देख दिव्यंका जल्दी से कहती है, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो मुझ पे भरोसा था ना? ये बच्चा साची मिस्टर चौहान का है, आप चाहे तो मिस्टर चौहान से पूछ ले। दिव्यंका के ये कहने पर रुद्र तेज आवाज में लहजे में बेपरवाही लिए कहता है, मुझे क्या पता मिस राठी, मैं तो बेहोश था। सच्चाई तो सारी आपको पता है, आखिर उस रात हुआ क्या?
आखिरी अवजम में रुद्र की आवाज कुछ यूं था कि दिव्यांका सत्य में आ जाती है। उसके माथे पर हल्के पसीने की बूंदें छलक आती है। वो कुछ कहती उससे पहल आकाश जी भी एक रहस्यमय अंदाज में कहते हैं, और इस होने वाले बच्चे के पिता को। क्यों दिव्यांका, सही कहा ना मैंने? दिव्यांका आकाश जी की बात से हैरान नजरों से उन्हें देखती है। वो अपने डर के घुट लिए खुद को संभाले कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? उनके ये बच्चे के पिता तो मिस्टर चौहान ही है। आकाश जी अपनी आईब्रो उचाते हुए अपने हाथों से सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तो फिर मुझे कौन मिला जो तुम्हारे बच्चे का बाप होने का दावा कर रहा है? आकाश जी के इशारे पर दिव्यांका असमंजस में अपनी निगाहें सामने करते हुए देखती है तो उसकी आंखें उचक सी जाती है। वो हैरान नजरों से कहती है, आयुष। एपिसोड 190। आयुष को वहां देख रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। उससे समझ नहीं आता वो यहाँ क्या कर रहा है। दिव्यांका के मैटर में उसका क्या काम? वो अन्या के साथ। रुद्र यही सब सोच रहा था कि उससे ख्याल आता है कहीं दिव्यांका के साथ तो नहीं। रुद्र ये सोच कुछ तैस में हुए उससे घूरता है तो वही दिव्यांका पहले तो आयुष को देख शौक हो जाती है। फिर कुछ सोच खुद को शांत किए एक चिकन की सांस लिए खुद को मायूस बनने कहती है, अंकल ये आप क्या रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है। इतना बोल दिव्यांका अपने कदम आगे बढ़ते हुए आयुष को फटकार लिए कहती है, आयुष ये मजाक है। तुम मुझे झूठे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम ऐसा कैसे कह सके हो? तुम मुझे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो ना? सब उस अन्या की वजह से। तुम उसके कहने पर ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हो ना? ये झूठ लेकर ये सब तुम अन्या की वजह से कर रहे हो। वो चाहती ही नहीं कि मेरी जिंदगी में खुशियां आए, मेरे बच्चे को नाम मिले। जब खुद कुछ नहीं कर सकती तो उसने तुम्हें भेज दिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा तो मुझसे बल्कि अन्य से। चक दिव्यांका इसके आगे कुछ कहती कि रुद्र को काफी तेज उससे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो वही कर रही जो वो हर वक्त करती है, अन्य को यूज। रुद्र अपनी मुठिया कसते हुए वो आगे बढ़ता कि उससे पहले ही आयुष जो कब से उसकी बात सुन रहा था। लेकिन जब दिव्यांका ने अन्या के कैरेक्टर पर कुछ कहने की कोशिश की तो आयुष भी आज भड़कते हुए गुस्से में कहता है, बस दिव्यांका बस। अरे कभी तो बाज दो उससे, जब देखो खुद के लिए बस अन्या को यूज करती हो। कभी बहन छोड़ो, एक इंसान भी समझा है उससे तुमने? दिव्यांका आयुष को अन्य का पक्ष लेते देख एक तंज भारी स्माइल लिए कहती है, क्या हुआ, तुम्हें काफी बुरा लग रहा है? हो भी क्यों ना, मोहब्बत की आग ही किसी है जो आज मेरी लाइफ की तबाही बनने के लिए आए हो। पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। इतना बोल वो आकाश जी के साथ सबकी ओर देख कहती है, अंकल ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे बच्चे का बाप नहीं है, ये बस मुझे फंसाना चाहता है। आप लोग मेरा यकीन करें। दिव्यांका अपना एक्सप्लेनेशन देने में थी कि आयुष उसकी बात पे एक तंज भारी हंसी लिए कहता है, पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। दिव्यांका उसकी बात सुन कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उससे देखती है। आयुष की हंसी में छुपी बातें दिव्यांका को सोचने पे मजबूर करने के लिए काफी थे। वो असमंजस में कहती है, क्या मतलब? आयुष एक कातिल मुस्कान लिए कहता है, मतलब ये। आयुष साइड हट अपने पीछे देखने का इशारा करता है तो जैन एक आदमी को पकड़ ले अपने साथ अंदर लेकर आता है। उसकी हालत ऐसी थी कि चेहरे को छोड़ पूरे शरीर के एंकपंचर ढीला पड़ चुका था। वो बेख्याली में अंदर आता है तो जैन उससे सामने जमीन पे पटक देता है। उस आदमी को वहां कोई नहीं पहचानता था सिवाय उसके, जिसके चेहरे पे तो अब कोई रंग ही न बचे थे उससे देख के। वो और नहीं दिव्यांका थी। दिव्यांका के हाथ पांव ठंडे पड़े जैसे जाम हो चुके थे। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो को देख रही है वो उसका कहीं कोई बुरा ख्वाब तो नहीं। वहां मौजूद सारे लोग कंफ्यूज थे। दिव्यांका के हाव भाव किसी से छुप नहीं पा रहे थे। आयुष ये देख मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और उस आदमी का बाल पकड़ हल्का उठता हुआ उसका चेहरा दिव्यांका के सामने करते हुए कहता है, क्यों दिव्यांका, इसके बारे में क्या ख्याल है? दिव्यांका उस आदमी की हालत देख अपने सूखे कांट को घुटे में अपनी घबराहट को छुपाए कहती है, मैं इससे नहीं जानती और तुमसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते। शैलेश राठी आगे बढ़ आयुष को डांटे हुए कहते हैं, ओ ये लड़के, तुम मेरी बेटी पे झूले इल्जाम लगना बंद करो। मैं अच्छी से जानता हूँ तुम जैसे लड़के को जो अपने पैसों के चाह में भोली भाली लाकियों पे झूठे इल्जाम लगाते हो। आयुष उनकी बात सुन हंसते हुए कहता है, ओह कम ऑन राठी जी, आप जरा सेंटेंस तो करेक्ट बोलिए। भोली भाली और आपकी बेटी दोनों शब्द एक सेंटेंस में अच्छे नहीं लगते। और जहाँ तक रही बात झूठे इल्जाम के, तो सॉरी टू से ये डिपार्टमेंट भी आपका और आपकी बेटी का है, मेरा नहीं। इतना बोल आयुष दिव्यांका के पास आते हुए कहता है, तुम इस आदमी को नहीं जानती? पक्का न? दिव्यांका आयुष की बात सुन उससे घूरते हुए कहती है, नहीं जानती।
एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता? आयुष स्टाइल से अपने कानों में हाथ फेर कहता है। वो क्या है न दिव्यंका, सुनाई तो बरबर देता मुझे, पर शायद तुम्हें दिखाई कम देता है। इतना बोलते हुए आयुष उस आदमी की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, वैसे दिव्यंका मुझे पता था तुम्हारी आई साइट वीक है, इसलिए मैंने खास इसके चेहरे पर एक खरोच तक नहीं आने दी, ताकि तुम्हें पहचानने में दिक्कत न हो। पर तुमने अब भी पहचाना जा, ठीक है। इसकी जो आधी खातिरदारी हम जो बचा कर रखी तो वो पूरी कर देते हैं। ये बोल आयुष जैन को इशारा करता है तो जैन उस आदमी का कॉलर पीछे से दबोचता है, जिससे वो आदमी काफी जायद डर जाता है। वो दिव्यंका की तरफ देख डर से चिल्लाते हुए कहता है, दिव्यंका मदद करो मेरी, ये सब मुझे मार डालेंगे। तुम्हारी वजह से मैं मरना नहीं चाहता। दिव्यंका हेल्प मी यार, तुम ऐसे मुझसे पाला नहीं झड़ सकती। मैं सबको सच बता दूंगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की। दिव्यंका उसकी बात सुन खुद में शौक हो जाती है। उससे ऐसा लग रहा था कि आगे कुआ तो पीछे खाई जैसी सिचुएशन थी। वो उस आदमी की हालत देख कुछ सोच कहती है, आयुष तुम इस आदमी से कुछ भी बुलवा कर या इसे ऐसे टॉर्च करवा कर मुझे झूठ बोलने पे मजबूर नहीं कर सकते हो, इसलिए बेहतर होगा ये नाटक बंद कर दो। मैं इस आदमी को नहीं जानती तो बेहतर होगा ये तमश बंद करो। आयुष मुस्कुराकर कहता है, वो भी डिपार्टमेंट तुम्हारा दिव्यंका, और रही बात इस आदमी की तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ये जिए या मारे। इतना बोल आयुष एक कन्फर्म करने के टोन में कहता है, नहीं न पड़ता। दिव्यंका उसकी बात सुन कुछ कह नहीं पाती और अपना मुंह फिर कहती है, नहीं पता, जो करना है करो। फिर आकाश जी के पास आकर मासूम बने कहती है, अंकल आप मेरी बात पे भरोसा करें, मेरा इस आदमी से कोई वास्ता नहीं है, ये सब बस इस आयुष की मुझे फंसाने की चल है। आकाश जी एक नज़र उस आदमी को देख कहते हैं, ठीक है अगर तुम कहती तो मैं मान लेता हूँ, पर हम इस आदमी को बच नहीं सकते जो तुम पे इल्जाम लगाने आ गया, इससे तो सजा होगी ही। इतना बोल आकाश जैन को इशारा करते हैं तो वो इस आदमी को घसीटने लगता है। दिव्यंका तो ये सब देख खुद में रिलैक्स होगी है। आकाश ने अगर अभी उससे भरोसा कर लिया तो वो अभी कुछ आराम से आगे सोच सकती थी और इस सिचुएशन से निकलने का सोच सकती थी। वो आदमी खुद की ऐसी सिचुएशन में भी दिव्यंका को यूं रुख मोड़ते हुए देख हैरान था। वो जानता था कि दिव्यंका ऐसी है, पर उसकी जान पे भी बनाने पे भी दिव्यंका हेल्प करने की जगह खुद का पाला झर रही है। वो आदमी भी अब गुस्से में आ गया और जान से खुद को बचाकर जल्दी से आगे आता हुआ कहता है, दिव्यंका ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझे नहीं जानती तो ठीक है, आज सब वो जानेंगे वो कोई नहीं जानता। ये जानेंगे कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चे का बाप रुद्रराय चौहान बल्कि सारुष सिंह है, जो मैं हूँ इस होने वाले बच्चे का बाप। सारुष के अचानक इस ऐलान से चारों तरफ एक खामोशी सी छा गई और दिव्यंका उसके पाँव से जैसे जमीन खिसक गई। उससे तो मौका ही नहीं मिला कि वो सारुष को रोक पाती। एक बार फिर पल में जीते ख्वाब से वो सीधा जमीन पे मुंह के बल गिरी, ऐसी गिरी कि उससे संभालने तक का मौका नहीं मिला।